Okay, so let's start the class now. So CNS, yeah, can you guys hear me clearly? Yes, sir, we can hear you. तो देखो, तो CNS पे बात कर रहे हैं ना. CNS में you guys are third year, right? Yes, sir. Okay. तो CNS का ऐसा होता है कि CNS से when you are in MBBS and when you will go to the final year when the prof will come, तो CNS में हर कोई डर रहा होता है कि CNS is like the toughest case. Please वो prof में चल रहा होता है कि सर CNS मत देना, बाकी तो जो मर्जी दे दो, you know. तो but if you think the other ways, CNS आपका comparatively सबसे easy case होता है, ठीक है. Why I'm saying this is कि देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एब्डोमेन का केस लिया है, ठीक है, तो एब्डोमेन के केस में व्हाट्स गोना हैपन इज कि आपका जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है वो 15 से 20 मिनट में ओवर हो जाएगा, ठीक है. उससे ज्यादा लगेगा नहीं, मतलब 10-15 मिनट हिस्ट्री ले लिया आपने, जब आप एग्जामिनर को प्रेजेंट कर रहे हो अपना केस, 5 से 10 मिनट में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है एंड एग्जामिनेशन भी 5-10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है. वो बड़े स्टैंडर्ड आपकी चीजें हैं कि आपको स्प्लीनोमेगली पूछेंगे और फ्लूइड थ्रिल, शिफ्टिंग डलनेस, हेपेटोमेगली, यही 4-5 चीजें होती है, राइट. तो वो आपका जैसे ही ओवर होगा तो उसके बाद एग्जामिनर ने आपके साथ 45-50 मिनट स्पेंड करने हैं. तो उसके बाद 15-20 मिनट आपका एक थ्योरी पे वाइवा जाता है, यू नो. उसने पूछ लिया आपसे शिफ्टिंग डलनेस क्या करना है, कैसे करना है. तो जो नेक्स्ट 15-20 मिनट्स होते हैं वो थ्योरी पे वाइवा होता है. इट कैन गो एनीवेयर. इट कैन गो फ्रॉम बेसिक्स कि आप CLD के अपने लिवर फेलियर के साइंस बता दो, या इट कैन बी एज कॉम्प्लिकेटेड कि हेपेटाइटिस सी का पूरा ट्रीटमेंट, हेपेटाइटिस बी के पूरे बायोमार्कर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट अ CLD केस है, ठीक है. हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है, तो मतलब थ्योरी का वाइवा तो कहीं भी जा सकता है. CNS के अंदर द गुड पार्ट अबाउट CNS इज इट्स अ वेरी लॉन्ग केस. 20 मिनट्स, 15-20 मिनट तो आप हिस्ट्री बोलते रहोगे इफ यू हैव टेकन अ गुड हिस्ट्री. देन व्हेन यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग योर एग्जामिनेशन, 15-20 मिनट आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन चलता रहेगा. जो एग्जामिनर के पास 10 मिनट बचेगा उसमें वो आपको देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एलिसिट कि आप फेशियल नर्व चेक करके बता दो, आप प्लांटस चेक करके बता दो, रिफ्लेक्सेस चेक करके बता दो, सेंसरी का कुछ डर्माटोम बता दो. तो आइडिया ऑफ CNS की थ्योरी पे वाइवा जाता ही नहीं है. व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग 45 मिनट्स तो CNS केस के लिए कुछ भी नहीं है. मतलब इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट प्रॉपरली द हिस्ट्री एंड द एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनर इज आस्किंग यू, क्रॉस क्वेश्चनिंग यू, तो CNS केस का ब्यूटी ये होता है कि आपका कुछ हेवायर नहीं होता, बहुत ही प्रिडिक्टेबल आपका वो होता है कि आपका वाइवा कैसे जाने वाला है केस का, ठीक है. तो CNS में इसीलिए दैट्स व्हाई आई से कि डरते ज्यादा हैं हम कि नो सर CNS नहीं एंड ऑल दैट, बट CNS इज एक्चुअली कंपैरेटिवली अ इजी केस, राइट. तो अब CNS में विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री. देखो CNS में आपके जो केसेस आपको आएंगे वो हेमीपेरेसिस आएगा, ठीक है, पैरापेरेसिस आएगा आपको, ठीक है. देन आपको सेरिबेलर एग्जामिनेशन आ सकता है रेयरली, ठीक है. और बाकी न्यूरोपैथी आ सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है. देन आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मतलब एक आपका न्यूरोपैथी में GBS आ सकता है. तो बाकी तो मायोपैथीज और वो तो बहुत ही रेयर चीज होती है. आई डोंट थिंक यू विल गेट दैट केस. स्ट्रोक में हेमीपेरेसिस के साथ आपको एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक अलग से आ सकता है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन एंड उसका बेसिकली आपका वो सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है. प्रेजेंटेशन का क्रेनियल नर्व्स आर इन्वॉल्व्ड एंड ऑल, सेरिबेलर साइड्स आर देयर. तो पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक थोड़ा सा अलग होता है प्रेजेंटेशन में, तो यू कैन काउंट इट एज अ सेपरेट केस. तो आपका ये आपके जो फाइनल एग्जाम में केसेस होते हैं ये होते हैं. मोस्ट कॉमन इज ऑब्वियसली आपका हेमीपेरेसिस एंड पैरापेरेसिस. पैरापेरेसिस कैन बी स्पाइनल, कैन बी न्यूरोपैथी, कैन बी GBS, तो उसका वो होता है. तो अभी तो हम वी विल जस्ट डिस्कस समथिंग बेसिक्स अबाउट CNS हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन एंड CNS का जो स्पेसिफिक केस रिलेटेड अप्रोच होता है दैट वी कैन डू प्रॉब्ली इन द कमिंग क्लासेस एंड प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, जब व्हेन यू आर देयर बेड साइड कि हेमीपेरेसिस का पेशेंट है, यू हैव टेकन द हिस्ट्री एंड देन वी आर डिस्कसिंग इट. एंड सेम थिंग विद द पैरापेरेसिस. पैरापेरेसिस की पूरी कहानी अलग है. उसका विल हैव अ थ्योरी क्लास आल्सो कि हाउ टू अप्रोच टू अ पैरापेरेसिस पेशेंट.
ओके, तो सीएनएस की हिस्ट्री, राइट? तो सीएनएस की हिस्ट्री में जैसे आप एक कॉमन हिस्ट्री लेते हो, वो तो आपका सेम पैटर्न चलेगा, बट सीएनएस हिस्ट्री में देयर आर फ्यू वेरी पेक्यूलियर पॉइंट्स दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. जैसे फॉर एग्जांपल, आप सीएनएस की हिस्ट्री में व्हेन यू सेट द पेशेंट्स नेम इज दिस, एज इज दिस, आप वहीं पर मेंशन करोगे वेदर पेशेंट इज राइट हैंडेड और अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन. ठीक है? व्हाई वुड यू डू दैट? एनी आइडिया? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? तो डोमिनेंस ऑफ द हेमिस्फीयर चेक करने के लिए. Perfect, perfect. So, right-handed person में which hemisphere is dominant? लेफ्ट. Left hemisphere. और left-handed में? Left-handed persons में? सो राइट. Right hemisphere. Left-handed में भी 60% में left ही होता है and 40% में right होता है. ठीक है? राइट वालों में 90-95% में आपका लेफ्ट होता है. ठीक है? तो दिस हैज टू बी इन द. व्हाई आर वी कंसर्न कि डोमिनेंट हेमिस्फीयर कौन सा है? सो वर्निकेज एरिया एंड ब्रोकास एरिया जो होता है, जो आपका स्पीच एरिया है बेसिकली, जो हमारे ब्रेन के हेमिस्फीयर है, राइट इज कंट्रोलिंग माय लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट इज कंट्रोलिंग माय राइट साइड ऑफ द बॉडी. ठीक है? जो आपके पिरामिडल और सेंसरी ट्रैक्ट है. बट जो आपके कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में जो आपका डोमिनेंट हेमिस्फीयर है, उसके अंदर सारे आपके जो काम की चीजें हैं, स्पीच हो गया आपका, वर्निकेज, ब्रोकास, ये सब एरियाज है. और लेफ्ट के अंदर आपका जो नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर हो गया, राइट साइड, राइट हैंडेड पर्सन, उसके अंदर आपका कैलकुलेशंस और ये सब आपका जो होता है. ठीक है? ये सब चीजें होती हैं आपकी. तो ऑब्वियसली अगर मेरा पेशेंट एक हेमीपेरेसिस है, अब उसका हाथ भी चला गया और सोचो उसकी स्पीच भी चली गई, he cannot walk and he cannot call somebody else. So it's a big thing, for the patient. तो इसलिए हैंडेडनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप स्टार्टिंग में ही बताओगे कि माय पेशेंट इज 46-year-old मेल, 46-year राइट हैंडेड मेल. तो वहीं पर आप इंट्रोडक्शन में यू कैन जस्ट ऐड दिस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, जो सीएनएस की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है, सीएनएस का जब भी डायग्नोसिस बनेगा ना, वैसे तो दिस रूल अप्लाइज फॉर ऑल द सिस्टम्स एंड ऑल द केसेस, बट पर्टिकुलरली फॉर सीएनएस, उसमें जो ऑनसेट और प्रोग्रेशन है, दैट इज गोइंग टू गिव योर etiology ऑफ योर डायग्नोसिस. ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ. अगर मान लो आपका कोई एक बंदा है, ठीक है, वो सुबह उठा है, आई एम गिविंग यू 2 हिस्ट्री. ये जो हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको हेमीपेरेसिस फोकस करके पढ़ा रहा हूँ. ठीक है? सो दैट यू कैन हैव सम बेसिक आइडिया. पैरापेरेसिस का थ्योरी क्लास करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे पैरापेरेसिस की हिस्ट्री, बट द रूल्स विल अप्लाई फॉर बोथ. तो ऑनसेट और प्रोग्रेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो सुबह 6 बजे उठा अपना, ठीक है, उठ के वो अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा है. ठीक है? 7:30 और ही गॉट अ फाइन, एब्सोल्युटली इट वाज अ रेगुलर मॉर्निंग फॉर हिम. और 7:30 वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है एंड सडनली ही रियलाइज कि यार मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा. 7:30 पे ही रियलाइज राइट हैंड काम नहीं कर रहा. और 8 o'clock तक ही वाज लाइक कि मेरा राइट हैंड और राइट लेग has become paralyzed. Now I cannot stand, now I cannot hold the cup with my hand. ठीक है? एक हिस्ट्री ये हो गया. दूसरा हिस्ट्री, एक पेशेंट है, वो आपके पास ओपीडी में आया है एंड ही इज सेइंग कि सर ये 5-6 महीने पहले ना, ये राइट हैंड या राइट पैर का थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कुछ हल्का सा वीकनेस है, कि मैं काम सारा कर पा रहा था लेकिन थोड़ा हल्का सा ऐसा लग रहा था कि जैसे वीकनेस है. आई जस्ट इग्नोर्ड इट कि चल ऐसी कुछ होगा. फिर 1-1.5 महीने के बाद मैंने देखा कि मेरे को चलने में राइट पैर से थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया, बट आई वाज स्टिल एबल टू वॉक. अभी पिछले 1 महीने से क्या हो रहा है कि मैं राइट हैंड से अपने बटन नहीं बंद कर पा रहा, मैं रोटी नहीं तोड़ पा रहा. देन राइट पैर से मेरे को थोड़ा स्टिक का सपोर्ट लेना पड़ गया, और अभी 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही बेड रिडन हो गया है कि राइट हैंड, राइट लेग बिल्कुल उठ ही नहीं रहा उसका. तो कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 हिस्ट्रीज, जो मैंने आपको पहले बताया और ये बताया? तो व्हाट इज द बेसिक, इससे इन दोनों हिस्ट्रीज में क्या डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? So the first history is acute onset. So the etiology, we can say maybe it can be a vascular cause. And the second history has a chronic presentation. So the etiology will differ. It can be a demyelinating disorder. maybe. Demyelinating disorder, yeah, बिल्कुल, perfect.
तो बेसिकली फर्स्ट हिस्ट्री के अंदर वो कैटास्ट्रॉफिक, आपको कैटास्ट्रॉफी दिख रही है कि बंदा उठा है, इज एब्सोल्युटली फाइन, सडनली हो गया, तो इट हैज टू बी वास्कुलर, इतना सडन और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब वो इन्फार्क्ट है या ब्लीड है उस पर बात करते हैं। सेकंड के अंदर देयर इज अ इंसीडियस ऑनसेट, धीरे 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 करके वो डेवलप हो रहा है, तो या तो कोई डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, एज नेहा सेड करेक्टली, या फिर आपका कुछ एक ट्यूमर है जो ऐसे छोटा सा पड़ा था, जो धीरे 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 एक्सपैंड कर रहा है और आपका जो एक मोटर ट्रैक्ट है उसको कंप्रेस करे जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ऑनसेट होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी हिस्ट्री में ये ध्यान रखना है कि पेशेंट से आप जब बात करते हो, पेशेंट का जो मोस्ट ट्रबलिंग सिम्टम होता है वो पेशेंट उस पर फोकस करेगा। पेशेंट का अटेंडेंट विल से या पेशेंट विल से कि सर ये 15 दिन से राइट हैंड पैर, हाथ और पैर नहीं चल रहा, क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन द पेशेंट एक्चुअली गॉट बेड रिडन, ठीक है। बट यू विल आस्क हिम कि 15 दिन पहले क्या बिल्कुल ठीक थे? पेशेंट ने कहा मतलब हाँ उससे पहले हल्का हल्का वीकनेस था। देन यू विल से कि वो हल्का हल्का वीकनेस कब से था? तो वो कहेगा वो तो 6 महीने से चल रहा था। तो पेशेंट का हमेशा ही होता है, जैसे डिस्निया में भी अगर आप हिस्ट्री लेते हो ब्रेथलेसनेस की, पेशेंट विल से कि 15 दिन से जी बहुत सांस फूल रहा है, तो हल्का कब से फूल रहा था? तो वो कहेगा वो हल्का तो 2 साल से फूलता था थोड़ा। तो आपका जो HOPI है वो 2 साल पहले चला जाएगा, बिकॉज इट्स द सेम कंटिन्यूम ऑफ द सेम सिम्टम। तो जो आपका HOPI में हम एक लाइन लिखते हैं, पेशेंट वाज अपेरेंटली वेल, रिमेंबर दिस लाइन HOPI की, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आप हिंदी में इसको पूछोगे जी आखिरी बार पूरे ठीक कब थे? जब ये हल्का हल्का सिम्टम भी नहीं था, हल्का हल्का वीकनेस भी नहीं था, हल्का हल्का सांस भी नहीं फूलता था, तो आपका 2 हफ्ते का हिस्ट्री 6 महीने पहुंच जाता है, ठीक है। दैट गिव्स यू द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो ऑनसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, एक दूसरा केस हिस्ट्री बताता हूँ। अब मान लो एक पेशेंट है, सेम एग्जांपल कि बंदा सुबह उठा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, 7:30 ही नोटिस कि हाथ में कुछ वीकनेस हो गई, ठीक है। एंड ही रियलाइज कि ये 7:30 वीकनेस हुआ है और 8 बजे ये पूरा हाथ काम नहीं कर रहा, मतलब इट हैज गॉट अ 0 पावर, ठीक है। दूसरा पेशेंट आपको बोल रहा है कि 7:30 में उठा, नॉर्मल उठा था, एवरीथिंग वाज फाइन, बट एकदम से लगा यार ये हाथ में कुछ गड़बड़ हो रही है, पैर में कुछ गड़बड़ हो रही है। आई जस्ट थॉट कि चल कुछ हो रहा होगा। 10-11 बजे तक ये वीकनेस थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, और शाम को 4 बजे तक ये हाथ पूरा पैरालाइज हो गया, पूरा पैर पैरालाइज हो गया। इन दोनों हिस्ट्री में क्या फर्क है? दोनों एक्यूट ऑनसेट है, बंदा जस्ट गॉट अप इन द मॉर्निंग, ही वाज वेरी कंफर्टेबल, एक्यूट ऑनसेट हुआ, सिम्टम स्टार्ट, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? The extent of the lesion, it can be focal or diffuse. नहीं देखो, फोकल तो है ही, क्योंकि राइट साइड में प्रॉब्लम हुई है, लेफ्ट में तो कुछ नहीं हुआ उससे, तो इट हैज टू बी इन द लेफ्ट ब्रेन। तो Involving प्रोग्रेशन both. में डिफरेंस है, प्रोग्रेशन रैपिड है एक में और एक में ग्रेजुअल है। या द रैपिड ऑनसेट, रैपिड प्रोग्रेशन, ठीक है, तो इट्स अ एक्यूट ऑनसेट रैपिडली प्रोग्रेसिव डिजीज, एंड द अदर केस इज एक्यूट ऑनसेट एंड काइंड ऑफ स्लोली प्रोग्रेसिव एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। तो इससे इटियोलॉजी में क्या फर्क समझ सकते हैं? दोनों ही देखो हमारे एक्यूट ऑनसेट है, तो मोस्ट लाइकली बोथ आर स्ट्रोक, ठीक है। तो बट दोनों के उसमें क्या डिफरेंस मिल रहा है आपको? So maybe Somebody else can also contribute. There are many students, Rabia, Pallavi, Nishat, Mantasha. जिसके कैमरे ऑन नहीं है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि वो ऑन करके भाग गए। या यू वांट टू ट्राई? कुछ गलत ही होगा, क्या फर्क पड़ता है? इट्स ओके। स्ट्रोक के कॉजेज क्या होते हैं आपके? इटियोलॉजी अगर हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द स्ट्रोक? मतलब अगर मैं इटियोलॉजी सोचूं स्ट्रोक की, तो क्या क्या स्ट्रोक आपको पता है ब्रेन के? सर इश्केमिक हो सकता है, हिमोरेजिक हो सकता है, कौन बोला? Infarct हो सकता है सर। Is this सोहेल? कौन है? मंजर? नहीं, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा सर। या मंजर? यस सर। हाँ बताओ। इश्केमिक हो सकता है, हेमरेजिक हो सकता है, परफेक्ट। इश्केमिक में कोई कैटेगरी बनाते हो उसको? इश्केमिया के दो कॉजेज होते हैं। हाँ सर, मतलब कि कोई थ्रोम्बस ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। और दूसरा?
कोई अगर सपोज हार्ट के अंदर कोई क्लॉट पड़ा था, वो टूट के ऊपर एम्बोलस। चला जाए, एम्बोलस। तो आपका आर्टरी ब्लॉक करने के दो तरीके हैं, वन इज योर एम्बोलिज्म, कि हार्ट या करोटिड प्लाक पड़ा था, कोई करोटिड प्लाक फ्राइबल पड़ा था, उसका छोटा सा पीस टूट के ऊपर वाली आर्टरी में चला गया, ठीक है। या हार्ट के अंदर कोई क्लॉट पड़ा था, विच इज वेरी कॉमन, लेफ्ट एट्रियम के अंदर कोई क्लॉट पड़ा हो, ठीक है, या एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही हो जिसकी वजह से बीच बीच में स्टैसिस होकर क्लॉट बन रहे हो, तो वहां से आपका कुछ क्लॉट ऊपर चला जाए, दैट इज वन एम्बोलिज्म मैकेनिज्म। सेकंड इज थ्रोम्बोटिक, कि आपका कोई एक प्लाक आपकी अंदर के कॉर्नरी सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडिल सेरेब्रल के अंदर कोई आपका क्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, जो धीरे 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 करके जैसे एमआई बनता है, क्लॉट रप्चर हो गया और उसमें प्लेटलेट लग गया, फिब्रिन लग गया, और वो बेसिकली थ्रोम्बस से आपका थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कर दिया उसको, जैसे एमआई होता है, राइट। हेमरेजेस वेरी सिंपल, एक ही तरीका है, वेसल है, वेसल फट गई, जिस भी रीजन से फटी, कि एन्यूरिज्म था या हाइपरटेंशन था या ट्रॉमा था, व्हाटएवर द रीजन इज, राइट। तो हमारे ये दो तीन कॉजेज हो गए आपके स्ट्रोक के। तो ब्रॉडली कैटेगराइज करते हो इश्केमिक वर्सेस हेमरेजिक, इश्केमिक में करते हो एम्बोलिक वर्सेस थ्रोम्बोटिक। अब इन तीन टाइप के स्ट्रोक में प्रोग्रेशन कैसा एक्सपेक्ट करोगे, विच विल बी द लाइक द फर्स्ट केस, एक्यूट ऑनसेट, रैपिडली प्रोग्रेसिव, इमीडिएटली पेशेंट एकदम से पूरा पैरालाइज हो जाएगा। सोचो कि किसका आर्टीरियल सप्लाई इमीडिएटली बंद हो रहा है, कौन सी etiology का? Hemorrhagic, sir. ओके, हेमरेजिक, वेसल एकदम से रप्चर हो गया, और एम्बोलिज्म में? Embolism maybe, sir. एम्बोलिज्म में भी एकदम से कोई पीस गया, पूरा आर्टरी है एकदम से ब्लॉक कर दिया, और एकदम से आगे का सप्लाई खत्म हो गया, राइट। और थ्रोम्बोटिक में? Thrombotic is gradual, पहले partially block होगा then complete block होगा। तो नहीं, इट विल नॉट बी ग्रेजुअल ऑनसेट, उसका भी एक्यूट होगा, क्योंकि आपका जैसे एमआई होता है एक्यूट होता है, ये एकदम से प्लाक रप्चर हुआ और ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो गई, बट वो कंप्लीट आर्टरी ब्लॉक करने में या कंप्लीट इस्कीमिया करने में इट विल टेक 4-5 आवर्स। प्लेटलेट लगेगा, फिब्रिन आके लगेगा, फिर वो एक प्लाक सा पूरा फॉर्म करेगा, एंड फिर वो आर्टरी को ब्लॉक करेगा, फिर उसके अराउंड इस्कीमिया आने लगेगा, ठीक है, मतलब आपका जो पेनिम्ब्रा एरिया बोलते हैं उसे, या आसपास का जो पूरा इडीमा आने लगेगा, तो इडीमा से और चीजें कंप्रेस होने लगेंगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लो प्रोसेस, स्लो एज इन की ओवर लाइक आवर्स। तो जो फास्टेस्ट डेवलपिंग स्ट्रोक होता है कि 7:30 बजे बंदा बोल रहा है कि मुझे फर्स्ट सिम्टम नोटिस हुआ और 8 बजे पूरा पैरालाइज हो गया, ठीक है, दैट इज टिपिकली सीन इन एम्बोलिज्म, फास्टेस्ट स्ट्रोक इज एम्बोलिज्म। फिर उसके बाद जो 1-2 घंटा लगा के होता है, क्योंकि वेसल है, वेसल रप्चर हुआ तो उसका सारा ब्लड बाहर आने लग गया, ब्लड का जो कंप्रेसिव इफेक्ट आने लग गया आसपास के स्ट्रक्चर से, जो ब्लड धीरे धीरे बाहर आएगा वो एक कंप्रेशन क्रिएट करेगा आसपास, तो वो आपका विद इन लाइक 1 आवर, हाफ एन आवर, 1 आवर में डेवलप करता है, दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। बट हेमरेजिक स्ट्रोक कैन आल्सो बी कैटास्ट्रोफिक लाइक एम्बोलिज्म, डिपेंडिंग की कितना बड़ा वेसल रप्चर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट, रैपिडली प्रोग्रेसिव, एम्बोलिज्म फर्स्ट, सेकंड हेमरेजिक। जो इश्केमिक स्ट्रोक होता है, जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है, दैट इज लाइक स्लोली प्रोग्रेसिव ओवर आवर्स। तो अगर आपको पेशेंट का हिस्ट्री, आपने ये दोनों पॉइंट अच्छी तरह लिए हैं, तो आप वहीं पर उसका डायग्नोसिस देने में हेल्प कर सकते हैं। एंड सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर योर पैरापेरेसिस आल्सो। पैरापेरेसिस का ना एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग इनटू पैरापेरेसिस, बिकॉज पैरापेरेसिस का बेसिक्स आपको समझ आना बहुत जरूरी है बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स। जैसे जीबीएस वर्सेस हाइपोकैलेमिया, आप प्रोग्रेशन पर डायग्नोसिस बना सकते हो। दोनों ही मोटर वीकनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं, मोटर क्वाड्रिपेरेसिस के साथ, ठीक है, दोनों ही जीबीएस वर्सेस हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया की हिस्ट्री होती है कि बंदा रात को सोएगा, सुबह उठेगा, मोटर क्वाड्रिपेरेसिस समझ रहे हो ना, देयर इज नो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, और पेशेंट के चारों हाथ पैर पैरालाइज हो गए, फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया, ठीक है। पेशेंट रात को सोता है, सुबह उठता है और उसके चारों हाथ पैर काम नहीं कर रहे हो, एक्यूट ऑनसेट, रैपिडली प्रोग्रेसिव, ठीक है। दिस इज टिपिकल हिस्ट्री ऑफ हाइपोकैलेमिया। जीबीएस के पेशेंट में क्या होता है कि बेसिकली पेशेंट का ओवर 2 to 3 days असेंडिंग पैरालिसिस होता है, कि वो कहेगा 3-4 दिन पहले पैर नहीं चल रहे थे, ठीक है, एक्यूट ऑनसेट हुआ, पैर एकदम से चलने बंद हो गए उसके,
बट रैपिडली असेंड करते करते वो बेसिकली अगले 2 से 3 दिन में हाथ में आता है कि हाथ में पैरालिसिस हो गया है उसको। तो acute onset थोड़ा स्लोली एज इन कि ओवर 2 to 3 days प्रोग्रेसिव GVS। रात को सोया चारों हाथ पैर नहीं चल रहे थे, दैट इज योर हाइपोकैलिमिक पैरालिसिस। These are very two close differentials of your motor quadripesis, ठीक है, जिसमें सेंसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज प्योर मोटर क्वाड्रिपेसिस, फ्लैसिड होता है, रिफ्लेक्सिया होता है। तो वेरी क्लोज डिफरेंशियल हाइपोकैलिमिया एंड GVS, ठीक है। बट क्लिनिकली यू कैन डिफरेंशिएट जस्ट बाय द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये ऑनसेट और प्रोग्रेशन न्यूरोलॉजिकल केस में, न्यूरोलॉजिकल हर केस के अंदर आप डिस्निया का केस लो, लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड ऑन डिस्निया विद अदर बैच। डिस्निया की हिस्ट्री, एक बंदा कह रहा है मैं सुबह उठा और मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, मस्त है रूटीन मॉर्निंग, एंड मेरी सांस फूलने लगी, ठीक है। दूसरा बंदा कह रहा है मेरी 2-3-4 साल से सांस फूलती है, 6 महीने से ज्यादा फूल रही है, 15 दिन से और ज्यादा फूल रही है, अब 1 हफ्ते से बिल्कुल बैठे बैठे फूल रही है। इन दोनों डिस्निया की हिस्ट्री में व्हाट इज द डिफरेंस कॉज में, अगर कॉज की बात करोगे? एनीबॉडी डिस्निया का क्लास सुना था किसी ने? So the first can be an embolic cause, Yes, and embolism and what else? Embolism where? Pulmonary embolism. pulmonary embolism. Yeah. And What the else could it be? second cause can be a heart failure. नहीं, देखो फर्स्ट जो केस है जहाँ हाइपर एक्यूट ऑनसेट है वहाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, आपका एक्यूट एमआई हो सकता है लीडिंग टू एक्यूट एलवीएफ, राइट। सेकंड वाले में सीओपीडी हो सकता है, सीएचएफ हो सकता है, आईएलडी हो सकता है, यू विल थिंक ऑफ द क्रोनिक कॉज। तो जो ऑनसेट ऑफ द डिजीज है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हिस्ट्री में आई ऑलवेज से पेशेंट वाज अपैरेंटली वेल काइंड ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ हिस्ट्री। आखिरी बार आप पूरे ठीक कब थे, ठीक है, और पेशेंट को प्रोब करके पूछना है। पेशेंट कहेगा 2 हफ्ते पहले ठीक था, मतलब उससे पहले बिल्कुल ठीक थे, कुछ भी नहीं था, हिल से कि नहीं उससे पहले थोड़ा सा कुछ था, तो वो कब से था? 1 महीने से। 1 महीना पहले बिल्कुल ठीक थे, तो ऐसे तो 6 महीने पहले ठीक था। तो पेशेंट कीप्स ऑन चेंजिंग द हिस्ट्री व्हेन यू प्रोब हिम, राइट। तो यू हैव टू फाइंड इट कि लास्ट टाइम व्हेन यू वर अपैरेंटली ऑलराइट, एज इन कि कंप्लीटली ही शुड बी फाइन फ्रॉम दैट सिम्पटम दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ये आपको फोकस करना है अपने सीएनएस हिस्ट्री में टू गेट योर इटियोलॉजी ऑन हिस्ट्री, ठीक है। बाकी उसका जो आपका हिस्ट्री का पैटर्न चलेगा वो Sir? सेम चलेगा। या सर एक डाउट है सर, ऐसे हम लीडिंग हाँ। क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पेशेंट से? बिल्कुल पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन में उसको आपको ऐसे नहीं पूछना जैसे कि आपको कफ है कि नहीं, यू नो, दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। तो ही माइट गेट बायस कि नहीं हाँ कफ है, लेकिन आप उससे इस तरह पूछोगे कि और कोई सिम्टम तो नहीं है, बट यहाँ पर आप उसके सिम्टम को ट्रेल कर रहे हो कि पीछे उसका सिम्टम कब से हो रहा था। दिस इज नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज आई थिंक अबाउट द हिस्ट्री। जो आप फिर इसके बाद आप अपना जो भी आपका सिम्टम है कि सपोज ही इज टॉकिंग अबाउट हेमीपेरेसिस, क्वाड्रिपेरेसिस और एनीथिंग, जो आपका सिम्टम्स है फिर आप उसकी डिटेल्स लोगे, जैसे आप HOPI में हर सिम्टम में डिटेल लेते हो, ठीक है। यहाँ पर CNS में व्हाट हिस्ट्री में जो अलग पॉइंट्स होते हैं, देखो CNS में एक बहुत बड़ा डिफरेंस फ्रॉम द अदर केस है, CNS इज अ वेरी लॉन्ग एग्जामिनेशन, ठीक है। हायर मेंटल, क्रेनियल नर्व, मोटर, सेंसरी, सेरिबेलर, ऑटोनॉमिक, मेनिंजियल, लॉट्स ऑफ पार्ट्स, ठीक है। और पूरा CNS को अगर ढंग से डिटेल में एग्जामिनेशन करने बैठोगे, ठीक है, तो कम से कम 30-40 मिनट्स लग जाएगा ओनली फॉर द एग्जामिनेशन इफ यू डू इट लाइक थॉरली। अब एग्जाम में इतना केस टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिकली भी अगर आप एक OPD या इमरजेंसी सेटिंग में हो, यू विल नॉट गेट 40 मिनट्स इन वन पेशेंट फॉर जस्ट एग्जामिनेशन, राइट। तो CNS के एग्जामिनेशन को अपना हिस्ट्री में कवर करना होता है। हिस्ट्री अगर आपने डिटेल में ले लिया है तो आपको पता है एग्जामिनेशन में मुझे किस पार्ट को फोकस करना है और किस पार्ट को आई जस्ट नीड टू इग्नोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेशेंट आपके सामने बैठा है और आपको हिस्ट्री खुद दे रहा है, यू नो, ही इज रिकॉलिंग हिज सिम्टम्स, कि मेरे को खुद बोल रहा है और अपने सिम्टम्स रिकॉल करके बता रहा है, ठीक है, देन यू डोंट नीड टू चेक हिज हायर मेंटल फंक्शंस, यू विल अज्यूम कि कॉर्टेक्स ठीक है उसका। पेशेंट का स्पीच चेक हो गया, मेमोरी चेक हो गया इन द हिस्ट्री इटसेल्फ, राइट।
अब वो कैलकुलेशंस वगैरह यू कैन जस्ट ओमिट इट कि चल ठीक है, मोटा मोटा मुझे इसका कॉर्टेक्स ठीक लग रहा है इफ ही इज गिविंग द हिस्ट्री। तो आप जब एग्जामिन करोगे तो आप हायर मेंटल को एंड में छोड़ दोगे कि चल टाइम बचा तो हायर मेंटल कर लूंगा, लेट्स फोकस ऑन द मेन पार्ट्स कि हेमिपेरेसिस का पेशेंट है, लेट्स फोकस ऑन द मोटर सेंसरी एंड रिफ्लेक्सेस प्रॉब्लम। ठीक है, सेम थिंग आपको इस तरह को, ये आपको सिंड्रोमिक अप्रोच कहते हैं। आपको जो जो पार्ट आपको एग्जामिन करना है वो आप हिस्ट्री में कवर करने का ट्राई करो। ठीक है, कैसे? अब आपको क्रेनियल नर्व्स का हिस्ट्री लेना है विदाउट टचिंग द पेशेंट। कैन यू टेक दैट हिस्ट्री क्रेनियल नर्व का? एनीबडी? क्रेनियल नर्व्स कौन कौन से होते हैं? एनीबडी हु हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड? नुसरत, निशा, पल्लवी, कैन यू जस्ट टेल मी क्रेनियल नर्व्स कौन से होते हैं? यू ऑल नो इट। Sir, yes, sir. We've got हाँ, बोला। Who is there? कौन बोल रहे हैं? निशा, you want to try? So cranial nerves first is olfactory, then ophthalmic. आप नहीं, जो अब आप Second ब्रेन में optic. बता रहे हो मुझे उसका साथ में फंक्शन बताओ। उसको सोचो कि उसको टेस्ट कैसे कर रहा हूं मैं, और मैं उसकी हिस्ट्री कैसे ले सकता हूँ। So जो sensory nerves है उनमें तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट ही कंप्लेन बताएगा कि olfactory है तो he cannot smell, और So, auditory he cannot am hear. I audible right now? There are multiple voices coming actually, ना? Mantisha. Lots of disturbance. जो बोल रहा है he can just unmute himself, बाकी can probably put themselves on mute. Yes sir. और Okay, जो Palvi, you are going, हाँ। जो तो sen- olfactory एक एक करके स्टार्ट करो, ठीक है? मतलब you are going right. तो olfactory का बेसिकली काम क्या है? How can you take that in the history? if that patient is having smell sensation, like वो खुद ही कहेगा कि I cannot smell anything when I go anywhere. ठीक है, Then तो for अगर पेशेंट ये खुद बता रहा है अच्छी बात है, बट अदरवाइज जब when he has given the history, suppose he is having hemiparesis और उसने hemiparesis का हिस्ट्री आपको दे दिया है, then when you will ask him cranial nerves का हिस्ट्री, तो आप पूछोगे कि आपका स्मेल वगैरह ठीक है, कुछ आपको एबनॉर्मल स्मेल तो नहीं आता है, या फिर आपके स्मेल सेंसेशन तो नहीं चली गई है। और सीएनएस की हिस्ट्री में ना हमेशा एग्जांपल्स देके बात करो उससे कि आप जैसे आप कॉमनली व्हाट डू यू स्मेल, यू नो, कि मतलब आप जैसे खाना खाने बैठे हो, खाने की खुशबू आती है, ठीक है? आप कहीं पार्क में गए हो, फूड की खुशबू आती है, रोड पे गए हो, कचरा पड़ा है तो उसकी कोई बदबू आती है या कुछ ऐसा, यू नो। तो गिव हिम लाइक द डेली रूटीन एक्टिविटीज दैट ही इज परफॉर्म, और उसमें आप पूछो कि उसको वो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद बता रहे हो तो ठीक है। ठीक है, पेरोस्मिया कैन ऑल्सो बी द फीचर कि आपको कुछ एबनॉर्मल स्मेल तो नहीं आती, कि बैठे बैठे ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ जल रहा है और वैसी सी स्मेल आती है। ठीक है, ये आपका ऑल्फैक्टरी का हिस्ट्री हो गया। परफेक्ट। सेकंड नर्व, optic nerve. Then ऑप्टिक की optic हिस्ट्री कैसे लोगे? कि कोई देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर कोई बीच में हैलोस दिखते हैं। हैलोस को कैसे पूछोगे? पेशेंट कहेगा हैलोस क्या होता है? हैलोस तो गेम होता है वीडियो गेम। बीच में कोई क्लाउड्स वगैरह सफेद डॉट्स दिखते हैं। क्या आपको दिखने में कहीं कोई काला या सफेद धब्बा तो नहीं आता? ठीक है, और क्या पूछोगे सेकंड नर्व की हिस्ट्री में? देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, मतलब कि पहले साफ दिखता था अभी कुछ एक आंख से ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दोनों आंख की ऑप्टिक नर्व्स आर डिफरेंट। तो ये लास्ट की बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर आंख से देखने में आपको कुछ धुंधलापन तो नहीं आ गया कि इस आंख से धुंधला दिखने लग गया है। ठीक है, और क्या पूछोगे सेकंड नर्व की हिस्ट्री में? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए सेकंड नर्व? एक तो विजन हो गया, सेकंड नर्व और क्या करता है? कलर ब्लाइंडनेस के लिए कि कैसे अडेप्टेशन पूछ सकते हैं कि आपको दिखता है कि नहीं विद टाइम। नहीं, अडेप्टेशन तो यू विल चेक कि आपका बेसिकली व्हेन यू विल टेक योर फिंगर फ्रॉम फार टू नियर, तो उसकी आईज कन्वर्ज कर रही है। तो पेशेंट वो हिस्ट्री में आपको नहीं बता, कलर्स ही कैन टेल यू कि सारे रंग बराबर दिखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई रंग आपको हल्का दिखने लग गया है या कोई रंग नहीं दिखता है।
कि रेड लाइट ग्रीन हो रही है तो वो दिखती है आपको वहां पे कि वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यू नो। तो इस तरह से यू कैन आस्क अबाउट कलर। तो सेकंड नर्व की हिस्ट्री आपने कलर से ले लिया और आपका विजुअल एक्टिविटी से ले लिया, ठीक है। थर्ड फोर्थ सिक्स नर्व एक साथ टेस्ट करते हो, दे आर एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स के नर्व, तो उनकी हिस्ट्री कैसे लोगे थर्ड फोर्थ और सिक्स की? सर डिप्लोपिया और स्क्विंट का पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो डिप्लोपिया का हिस्ट्री कैसे लोगे, मतलब मसल्स और नर्व के रिस्पेक्ट में? सर डिप्लोपिया का पूछ सकते हैं कि मतलब अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो क्या उसको वो मतलब दो नजर आते हैं या ओवरलैप होते हुए नजर आते हैं, ऐसा कुछ? एक मेरा होता है सीएनएस डिप्लोपिया की ब्रेन के ऑक्सीपिट में कुछ गड़बड़ हो गया, वहां से डिप्लोपिया हो रहा है। एक होता है मेरा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की वीकनेस की वजह से, मान लो मेरा राइट आंख का लैटरल रेक्टस खराब हो गया है, मतलब सिक्स नर्व खराब हो गई, लैटरल रेक्टस को सप्लाई चली गई, तो इन दोनों डिप्लोपिया में क्या फर्क होगा, ब्रेन के डिप्लोपिया में और जो लैटरल रेक्टस गया है राइट आएगा उसके डिप्लोपिया में? राइट आई डिप्लोपिया एक जो है आपको एक मूवमेंट पे एक पर्टिकुलर साइड पे प्रॉब्लम होगी, जबकि ब्रेन डिप्लोपिया में ऑल थ्रू आउट डिप्लोपिया दिखेगा। वो डिप्लोपिया लगेगा ही लगेगा। तो आप उनसे पेशेंट से क्रेनियल नर्व की हिस्ट्री में पूछोगे, क्या आपको किसी एक पर्टिकुलर साइड देखने पे दो तो नहीं दिखाई देता? जैसे व्हेन ही लुक स्ट्रेट तो उसको एक ही दिखेगा, उसको दो क्यों दिखेगा? बट व्हेन ही ट्राई टू लुक ऑन हिज राइट तो उसकी जो लेफ्ट आई है वो तो मीडियली आ जाएगी, बट राइट आई जो है वो लैटरली नहीं जाएगी, वो राइट आई सीधी रह जाएगी और लेफ्ट आई उसकी मीडियली आ जाएगी। तो दो इमेजेस बन जाएंगी, राइट आई सामने देख रही है, लेफ्ट आई उसकी राइट साइड में देख रही है। समझो, राइट का लैटरल पैल्सी हुआ था तो राइट बाहर नहीं जा रही है आपकी। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पेशेंट विल हैव डिप्लोपिया इन द क्रेनियल नर्व का डिप्लोपिया में। तो आप उससे पूछोगे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख के दो तो नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व का हिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व के लिए क्या पूछोगे? सर सेंसेशन पूछ सकते हैं। सर सेंसेशन जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन या फिर नम्बनेस उसको फेस पे हो रही है सर, उसके अलावा अगर उसको कोई च्यूइंग या मतलब खाने में कोई डिफिकल्टी है। परफेक्ट परफेक्ट। तो मंदिर आपके फेस पे सेंसेशन है अभी? कैन यू फील समथिंग ऑन द फेस? यू हैव टू टच इट, है ना? तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आप बोल सकते हो उससे पेशेंट को जिससे उसे पता हो कि मेरे फेस पे सेंसेशन है कि नहीं? सर क्या पूछा आपने, प्लीज रिपीट। कोई ऐसी एक्टिविटी पेशेंट को पूछ सकते हो कि जो डेली आप करते हो जिसमें फेस पे सेंसेशन रियलाइज होती है कि है कि नहीं? फेस फेस पे वॉश, हाथ लगा के तो कोई बार फेस वॉश व्हाइल अप्लाइंग क्रीम, फेस क्रीम और ऐसे कुछ। या तो आप सीधा पूछो, मुंह धोते हो, पानी डालते हो, पानी पता चलता है कि नहीं? राइट, कि आपने मुंह पे पानी डाला, पानी का ठंडा गर्म इज ऑल्सो सेंसेशन, ठीक है। कि आपको पता चलता है कि फेस पे पानी लगा है, पानी ठंडा है, गर्म है। ऐसा तो नहीं लगता कि यहाँ फोरहेड पे पता चल रहा है बट चीक और ये नीचे नहीं पता चल रहा। इट हैज 3 ब्रांचेस, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबल, फिफ्थ नर्व। तो आप मुंह पे पानी डालते हो, पता चलता है कि नहीं। देन मोटर के लिए व्हेन यू च्यू, तो आपको बेसिकली ऐसा तो नहीं लगता कि एक साइड से चबाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दोनों साइड का मेरा अलग अलग फिफ्थ नर्व है। तो राइट मैसेटर मेरा ठीक है, लेफ्ट मैसेटर मेरा खराब है, तो लेफ्ट मैसेटर से चबाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो दिस विल बिकम माय फिफ्थ का हिस्ट्री। सेवेंथ क्रेनियल नर्व का हिस्ट्री सर वर्टाइगो का पूछ सकते हैं। जिसका वर्टाइगो और वर्टाइगो इज नॉट सेवेंथ नर्व। सेवेंथ नर्व का काम क्या है? सर सिमेट्री ऑफ द फेस, फेशियल एक्सप्रेशन में What is the role of seventh बोल nerve? सकते हैं। मरियम, टेस्ट, आपका आवाज नहीं फेस सेंसेशन, सर फेस का मोटर फेस के सेंस, हाँ, मोटर सप्लाई टू विच मसल्स? सेवेंथ नर्व आपके फेस पे क्या करती है? फेस का मोटर सप्लाई करती है सर। मोटर सप्लाई। तो अगर मोटर सप्लाई हिल जाए,
हट जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो टाइटनेस क्या ऑफ होगा? फेस, पैल्सी टाइटनेस पैल्सी होगी, फेशियल ऑफ पैल्सी, उससे पेशेंट को क्या सिम्टम होगा? ड्रूपिंग। सर मतलब उसका फेस एसिमेट्रिकल हो जाएगा। सर या सिमेट्री ऑफ द फेस देखेंगे सर। तो मेरा जो फेस, आई होप यू कैन सी माय फेस, तो मेरा जो फेस ऐसा है कि मैं, मेरे ये चीक्स और मेरा ये लिप्स और ये ऐसा है, दिस इज अ सिमेट्रिकल फेस। लेकिन अगर सपोज मुझे लेफ्ट साइड का, दिस इज लेफ्ट, या हाँ लेफ्ट साइड का अगर मुझे फेशियल पैल्सी हो गया तो फेस विल गो लाइक दिस, कि ये सारा मसल इधर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दिस मसल इज आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करके सारा फेस को इधर खींच दिया। तो दिस इज द टिपिकल हिस्ट्री ऑफ योर, ये आपका मुंह टेढ़ा तो नहीं लगता, दिस यू आर सीइंग आल्सो व्हेन यू आर सीइंग योर पेशेंट, ठीक है। लेकिन कभी कभी बहुत सटल सा होता है कि आपको सर नहीं इतना सा है ना, तो आप उसको नहीं देख पा रहे, अटेंडेंस ऑफ द पेशेंट विल टेल यू हु सीज फेस डेली, वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब ये पहले इतना भी नहीं था, पहले बिल्कुल नॉर्मल था, अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, राइट। तो फेशियल में होंगे, लेकिन आपको अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन की अलग से हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। व्हाट इज बेल्स पैल्सी? सुना है कभी बेल्स पैल्सी? ये इनके लिए Yes, सुना sir. होगा। व्हाट इज बेल्स पैल्सी? सर जब facial nerve it comes out of the facial I don't remember that ओके, ब्रॉडली बताओ, ब्रॉडली बताओ there क्या होता है। there it is damaged over that behind the mastoid. नहीं कहाँ पे क्या, वो छोड़ो, मतलब होता क्या है बेल्स पैल्सी? बेल्स पैल्सी में वन साइड ऑफ द फेस की मसल्स ड्रूप कर जाती हैं ड्यू टू इंजरी टू द नर्व ऑन द कॉन्ट्रालैटरल साइड। मतलब फेशियल पैल्सी तो हो ही रहा है उसके, बट बेल्स पैल्सी अलग से, एक हम फेशियल पैल्सी की बात कर रहे हैं, देन आई एम आस्किंग यू बेल्स पैल्सी अलग से। तो बेल्स पैल्सी इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ योर फेशियल पैल्सी, तो उसमें क्या स्पेशल है? बेसिकली मेरा जो फेस है वो दो फेस में डिवाइडेड है, अपर फेस एंड लोअर फेस। आईलिड्स के नीचे जो है वो लोअर फेस है, आईलिड्स और फोरहेड जो है वो अपर फेस है, ठीक है। फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है, दिस प्रॉब्ली आई कुड एक्सप्लेन बेटर इन अ डायग्राम, ठीक है। तो फेशियल नर्व का देयर इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है, अपर पार्ट सप्लाइज बाय अपर फेस, लोअर पार्ट सप्लाइज बाय लोअर फेस, ठीक है। तो जो अपर पार्ट का जो सप्लाई है जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, जो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, न्यूरॉन जो आपका न्यूक्लियस है उसके ऊपर से जो फाइबर्स आ रहे हैं, अपर फेस का इट्स सप्लाइड बायलैटरली। जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट कि बेसिकली मेरा राइट ब्रेन है, फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता कहाँ है बाय द वे? पॉन्स, पॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉन्स है, बेसिकली बड़ा इजी है न्यूरॉन्स, ये न्यूक्लियस याद कर लो ना, 1 और 2 आपका उसमें होता है आपका कॉर्टेक्स में, एक कॉर्टेक्स में, हाँ, या 3 और 4 आपका ये मिड ब्रेन होता है, देन आपका 5, 6, 7, 8 आपका पॉन्स में होता है, 9, 10, 11, 12 आपका मेडुला में होता है। तो ऊपर से नीचे जैसे आप ब्रेन में जाते हो, कॉर्टेक्स, सब कॉर्टेक्स, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में डिवाइडेड होते हैं, 1 और 2 सब कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में होता है, हाँ, और 3 और 4 आपका मिड ब्रेन में, ठीक है, 5, 6, 7, 8 आपका पॉन्स में, 9, 10, 11, 12 आपका मेडुला में। तो 7 नर्व पॉन्स में होता है, राइट। तो पॉन्स में बायलैटरली, राइट भी और लेफ्ट भी, देयर आर 2 न्यूक्लियस, राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, ठीक है। तो अब उसमें जो अपर फेस का है वो अपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ऊपर वाला हो गया अपर फेस के लिए, नीचे वाला हो गया लोअर फेस के लिए। तो जो अपर फेस का न्यूक्लियस है वो बायलैटरल सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज एक साइड से वो कट भी गया, एक साइड मान लो स्ट्रोक हो गया, तो वहां से सप्लाई बंद हो गई, तो अपर फेस जो है वो अपर न्यूक्लियस वो दूसरी साइड से आके सप्लाई हो जाएगा। समझ आ रहा है? आई विल रिपीट कि बेसिकली न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका अपर न्यूक्लियस है और लोअर न्यूक्लियस है। अपर न्यूक्लियस जो है वो अपर फेस को सप्लाई कर रहा है, लोअर न्यूक्लियस लोअर फेस को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अपर न्यूक्लियस की जो सप्लाई है दैट इज बायलैटरल, ये दोनों हेमिस्फेयर में से आ रही है। अब स्ट्रोक जो है वो तो किसी एक हेमिस्फेयर में हुआ ना, कि राइट मिडल सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई उसकी, ठीक है, राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई, पॉन्टाइन आर्टरी राइट बंद हो गई,
ठीक है, तो बट लेफ्ट साइड की सप्लाई तो चालू है अभी, तो लेफ्ट साइड से जो अपर न्यूक्लियस की सप्लाई है वो इंटैक्ट रहेगी, तो उसमें सप्लाई करंट आता रहेगा, तो अपर फेस विल बी स्पेयर्ड। लोअर न्यूक्लियस जो है उसकी सिर्फ एक कॉन्ट्रालैटरल सप्लाई है, उसकी दोनों तरफ से सप्लाई नहीं आ रही है। तो अगर कॉन्ट्रालैटरली अगर स्ट्रोक हो गया, सपोज राइट पॉन्टाइन आर्टरी ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो राइट पॉन्टाइन आर्टरी जो लोअर न्यूक्लियस की इकलौती सप्लाई थी, तो वो अगर ब्लॉक हो गई तो मेरा लोअर न्यूक्लियस गया, तो पेशेंट का लोअर फेस विल बी पैरालाइज, अपर फेस विल बी स्पेयर्ड। ठीक है, बट अगर राइट पॉन्टाइन आर्टरी ब्लॉक हुई है, लेफ्ट पॉन्टाइन आर्टरी अभी जिंदा है, तो वहां से मेरा अपर न्यूक्लियस सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो बायलैटरली सप्लाइड है। समझ आया? और एनी डाउट इज देयर? ठीक है, तो ये था मेरा एक अपर मोटर न्यूरॉन, उसके लिए प्रॉब्लम के लिए कि न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉब्लम थी। अब न्यूक्लियस से एक सिंगल फेशियल नर्व निकल के जा रही है, उसका अपर और लोअर से कोई कनेक्शन नहीं है, कि कितनी जगह से सप्लाई आ रही है उसको मतलब नहीं है। न्यूक्लियस से एक मेरी फेशियल नर्व निकल के जा रही है, जो ये पीछे मैस्टॉइड से कान से होके मेरे फेस को सप्लाई कर रही है। अगर ये नर्व कट गई किसी रीजन से, तो इसको ये मतलब नहीं है ऊपर से सप्लाई एक से आ रही थी या 10 जगह से आ रही थी, वो दैट इज अ सिंगल नर्व फॉर माई होल फेस, अपर लोअर, वो सिर्फ सिंगल नर्व है। तो अगर लोअर मोटर न्यूरॉन अगर मेरा सप्लाई कटेगा तो माई होल फेस विल बी पैरालाइज्ड। तो अपर फेस इन्वॉल्व है कि नहीं, ये मुझे फेशियल नर्व में बताता है कि बेसिकली मेरा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉब्लम हुई थी, या मेरा न्यूक्लियस के नीचे यानी लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। क्लियर? लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इज कॉल्ड बेल्स पैल्सी। ठीक है, फेशियल में जो स्ट्रोक का पेशेंट होगा, आई विल गिव यू एग्जांपल, कि जो स्ट्रोक का पेशेंट होगा, ही विल जस्ट कम लाइक दिस, कि उसका ये वाला फेस पैरालाइज हो गया, उसकी आंख, उसके फोरहेड, उसके रिंकल्स नॉर्मल होंगे, अपर फेस इज स्पेयर्ड, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉब्लम होगी। जो बेल्स पैल्सी का पेशेंट होगा, ही विल कम लाइक दिस, कि उसकी एक आंख खुली रह जाएगी। ठीक है, उसको जब आप ऊपर देखने को बोलोगे, ठीक है, तो वो ऐसे देखेगा कि मतलब आई कैन डू इट, कि वो एक आंख ऊपर जाएगी और उसका ये वाला आंख ऊपर नहीं जाएगा, तो देयर विल बी नो रिंकलिंग ओवर हेयर, देयर विल बी रिंकलिंग ओवर हेयर। तो आपका फेशियल नर्व का पेशेंट आएगा, जब आप देखोगे कि होल फेस इज इन्वॉल्व, तो आप प्रॉब्ली उसका एमआरआई की जगह एग्जामिनेशन कराओगे। बेल्स पैल्सी एमआरआई हो सकता है, पॉन्स के नीचे मेडुला का लीजन भी हो सकता है, लोअर पॉन्स का लीजन भी हो सकता है, न्यूक्लियस के नीचे आपका कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट लोअर पॉन्स और मेडुला के लीजन में बाकी क्रेनियल नर्व्स भी इन्वॉल्व होंगी, प्रॉब्ली सेरिबेलर साइंस। जो मैं आपको कह रहा था, पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक प्रेजेंट लिटिल डिफरेंटली, क्योंकि यहाँ पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक का पंगा क्या है कि छोटा सा एरिया है, कॉर्टेक्स मेरा इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, और जो मेरा पॉन्स ब्रेन स्टेम है, पॉन्स मेडुला जो है, वो छोटा सा एरिया है। अगर वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा कि थोड़ा सा भी नर्व फट गया, हेमरेज हो गया, या फिर इश्किमिया हो गया, हो गया, बड़ी सारी चीजें कंप्रेस हो जाएगी, स्पेस ही नहीं है। आगे का एरिया जो है बड़ा एरिया है, वहां पे आसपास की चीजें थोड़ी सी दूर दूर है। तो पोस्टीरियर सर्कुलेशन में आपका और सारे क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियस आपके पीछे इतने से एरिया के अंदर कंडेंस पड़े, आपके रेस्पिरेटरी सेंटर पीछे की तरफ पड़ा है मेडुला के अंदर। तो जब पोस्टीरियर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होता है, तो पेशेंट इज एट मोर ऑफ लाइफ थ्रेट, रेस्पिरेटरी सेंटर ना कंप्रेस हो जाए, क्रेनियल नर्व्स ना कंप्रेस हो जाए, आगे में उसका कॉर्टिकल फंक्शन जाएगा या हेमिपेरेज होगा, दैट्स इट, सेंसरी वेंसरी चला जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसलिए आपको जब लोअर फेशियल पैरालिसिस आएगा, लोअर क्रेनियल नर्व, बेल्स पैल्सी का पेशेंट आएगा, आपने उसके बाकी क्रेनियल नर्व एग्जामिन कर लिए, सेरिबेलम देख लिया, इफ एवरीथिंग इज फाइन, देन यू डोंट नीड टू एक्चुअली गेट अ एमआरआई ब्रेन डन। आपको पता है कि यार ये ब्रेन से नहीं है, इट हैज टू बी समथिंग टू डू विद प्रॉब्ली ईआर, मैस्टॉइड और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो सेवेंथ नर्व इसलिए इज अ वेरी स्पेशल नर्व व्हेन यू विल एग्जामिन। तो आप पेशेंट की हिस्ट्री जब लोगे सेवेंथ नर्व की, यू विल आस्क कि आपको मुंह टेढ़ा तो नहीं लगता, ठीक है, फिर यू विल आस्क आंख बंद करने में ऐसा तो नहीं है एक आंख खुली रह जाती है, फेशियल नर्व का काम है आंख के लिड को क्लोज करना। ठीक है, अगर मैं ये आंख बंद कर पा रहा हूँ तो माय बोथ फेशियल नर्व्स आर इंटैक्ट, लेकिन अगर ऐसे रह जाता है आंख बंद करने पे, तो ये वाली फेशियल नर्व का मेरा पैल्सी हुआ।
अपर न्यूक्लियस का, तो दिस इज प्रॉब्ली अ लोअर मोटर न्यूरॉन, बेल्स फिनोमिना। ठीक है, और बेल्स फिनोमिना में बोलते हैं कि आंख बंद करते हो तो अपरोलिंग ऑफ आई बॉल हो जाती है। व्हाई इज दैट? ये आंख बंद करा, ये आई बॉल जो है ये अपरोल हो जाती है। फेशियल नर्व डजंट कंट्रोल योर प्यूपिल्स, फिर ये आई बॉल अपरोल क्यों हो जाती है? जब भी अपनी आंख बंद करते हो तो प्यूपिल एनीवेज अप्रोल होता है, बट हमें दिखता नहीं है क्योंकि लिड्स आर कवरिंग माय प्यूपिल। बट ये आंख अब खुली रह गई, लेकिन स्टिमुलस तो बंद करने का ही था, तो देयर इज अप्रोलिंग ऑफ आईबॉल व्हिच इज विजिबल। अप्रोलिंग हैज नथिंग टू डू विद योर फेशियल नर्व, दैट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ योर आई। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू टेक हिस्ट्री ऑफ सेवेंथ नर्व। क्लियर है? कुछ एनी डाउट? ओके, एट नर्व, एट नर्व कैसे चेक करते हो? एट नर्व कौन सा होता है, क्या काम होता है? अगर ये पता है तो चेक तो कर ही लोगे, क्या बड़ी बात। मरियम, आई थिंक यू हैव अ इंटरनेट प्रॉब्लम, या मेरी साइड से इंटरनेट प्रॉब्लम, आई एम नॉट श्योर। आपका आवाज नहीं आ रहा, कट जाता है बीच में। एट नर्व, एनीबॉडी? एट्थ इज ऑडिटरी नर्व। हम्म, सो बेसिकली हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर ट्रैवल करने के बाद चक्कर आते हैं। ट्रैवल करने पे अगर मेरा वेस्टिबुलर नर्व खराब है तो मेरे को वैसे भी चक्कर आ सकता है, वर्टाइगो हो सकता है। नॉर्मली और सोकर उठने पे चक्कर आते हैं या सो के पोजीशन उठना पे चक्कर। पोजिशनल, यस यस, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जा रहा हूँ और मुझे चक्कर आ रहा है तो कुछ भी मेरे को वेस्टिबुलर नर्व में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और अगर मुझे किसी एक साइड से सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है तब भी होगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता चलेगा व्हेन यू जस्ट सी द पेशेंट। आप पेशेंट आपके सामने बैठे हैं, अगर आप उससे बात कर रहे हो और वो बार बार ये कान आगे ले रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो आपको पता है यार इस कान में शायद उसको कुछ गड़बड़ है, इज ट्राइंग टू लिसन फ्रॉम दिस। ठीक है, तो एट्थ नर्व का हिस्ट्री इज प्रीटी सिंपल। नाइन्थ और टेंथ नर्व एक साथ एग्जामिन करते हो। नाइन्थ और टेंथ नर्व का क्या काम है और हाउ डू यू आस्क फॉर इट? नाइन्थ टेंथ नर्व का काम क्या है? Tongue movement, नो, टंग मूवमेंट इज हाइपोग्लॉसल। ट्वेल्थ नर्व sensation. Sensation. मरियम, यू आर राइट, बताओ बताओ। सर गैग रिफ्लेक्स होता है तो सेंसरी एस्पेक्ट उसका ग्लॉसोफेरेंजियल से होता है एंड मोटर इज बाय वेगस। तो अगर खाने में डिफिकल्टी हो रही है या ऐसा कुछ है तो गैग इज सच अ इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्स। 9th 10th नर्व नहीं होगी ना, मतलब नोबडी कैन सर्वाइव। इट्स सच अ इम्पोर्टेंट नर्व्स, लाइफ सेविंग नर्व्स है वो हमारी, समझ रहे हो? मतलब आपका जो बेसिकली जो ये आपका नेक है, नेक में जो ट्रेकिया और ईसोफेगस है, अगर सांस लेते हुए आपका ईसोफेगस क्लोज नहीं हुआ या खाना खाते हुए आपका ट्रेकिया क्लोज नहीं हुआ, तो कैन यू इमेजिन क्या होने वाला है? खाना सारा ट्रेकिया में जाएगा, इट विल बी, यू विल बी जस्ट लिविंग बाय चांस। तो इसमें करके देखो, एक स्वॉलो करो, ठीक है, और सांस लेके देखो साथ में। जस्ट ट्राई टू स्वॉलो, एक हाइपोथेटिकल स्वॉलो करके देखो अपना सलाइवा और सांस लेके देखो, कैन यू टेक इट? यू कैन नॉट, बिकॉज आपका जैसे ही आप स्वॉलो करते हो योर ट्रेकिया गेट्स क्लोज बाय द एपिग्लॉटिस। तो जो ये पूरा सिस्टम है, जो पूरा गैग का, दिस इज मीडिएटेड बाय योर 9th और 10th cranial nerve। ठीक है, जिसकी 9th 10th cranial nerve उड़ी होती है ना, उसमें चाहे ये ना भी प्रॉब्लम हो, स्टिल यू पुट अ राइट ट्यूब, क्योंकि वो पेशेंट कभी भी एस्पिरेट कर जाएगा। ट्रेकिया में खाना गया नहीं और पेशेंट ने मर जाना, चोक हो जाना। ठीक है, तो हाउ डू यू आस्क दिस इन द हिस्ट्री? कि खाना खाते हुए गले में तो नहीं फंस जाता, कहीं खाना खाते हुए एकदम से फंदा तो नहीं लगता कि आपको खांसी आने लग जाती है या आपको कभी कभी चोकिंग होने लग जाता है खाना खाते हुए? देन यू नो कि प्रॉब्ली द गैग इज नॉट वर्किंग, राइट? बाकी 9th cranial nerve सप्लाइज द टंग का सेंसेशन आल्सो। यू कैन आस्क अबाउट कि टंग पे टेस्ट का आपको पता चलता है कि नहीं। टंग का इंटीरियर 2/3 फेशियल होता है या 9th nerve होता है? जस्ट चेक इट वंस, आई इवन आई एम फॉरगेटिंग।
टंग का इंटीरियर 2/3 is I think facial and Facial, posterior sir. 1/3 is Posterior one third is glossopharyngeal. 9. या तो बेसिकली फेशियल में आप हिस्ट्री ले सकते हो कि टंग पे आपको टेस्ट पता चलता है, खाना खाते हो, सब्जी खाते हो, अचार खाते हो, नमक खाते हो, मीठा खाते हो, तो आपको पता चलता है कि नहीं, ठीक है। तो दिस अगेन यू कैन टेक इन हिस्ट्री, बट फेशियल का हिस्ट्री फेशियल डेविएशन से क्लियरली आप ले सकते हो। 9/10 का गैग रिफ्लेक्स, खाना खाते हुए अटकता नहीं है, फंदा तो नहीं लगता, खांसी तो नहीं होती, इससे आप ले सकते हो, राइट। देन कम्स योर 11th नर्व। 11th का क्या काम है, कौन सी नर्व होती है 11th? Accessory. Accessory nerve. Accessory nerve, फाइनल sir. एक्सेसरी नर्व। कौन कौन सी, मोटर होती है, सेंसरी होती है, मिक्स्ड होती है? मोटो मोटो कौन कौन सी मसल को सप्लाई करती है? sternocleidomastoid and trapezius. तो हिस्ट्री कैसे लोगे स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड का? गर्दन घुमाने में या गर्दन किसी एक जगह झुकाने में दर्द या तो होता नहीं है या फिर एक साइड ऑलरेडी है दर्द है। तो बेसिकली कुछ एक्टिविटीज जहाँ पे सर हिलता है, वैसे तो हम इंडियंस का सर हर चीज में हिलता है, यस इज दिस, नो इज दिस, ओके इज दिस, राइट। तो बट कोई ऐसी कॉमन एक्टिविटी डेली बेसिस पे जो होती है, पेशेंट बात कर रहा होगा, आपको पता होगा कि वो ऐसे करके बैठा हुआ है, मतलब एक साइड की उसकी मसल पैरालाइज पड़ी हुई है, बट कोई ऐसी कॉमन एक्टिविटी दैट यू कैन आस्क फॉर द पेशेंट। रोज सुबह तकिए से उठते हो, तकिए से उठने में अपनी नेक की मूवमेंट सपोर्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो किसी ऐसा तो नहीं है तकिए से उठने में प्रॉब्लम हो गई है, एक साइड टर्न करने में आपको तकिए पे प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। ट्रेपीजियस श्रगिंग होता है, बट श्रग ऐसे श्रग करने की कोई एक्टिविटी कोई खास होती नहीं है unless you are doing some particular exercises. तो you can probably ask about the sternocleidomastoid कि तकिए से उठने में, गर्दन हिलाने में, गर्दन मोड़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। That's simple history you can take, ठीक है। 12th cranial nerve। So movement of the नाम क्या है? tongue. या टंग के मूवमेंट्स जो हैं, दिस इज योर 12th cranial nerve। अब 12th टंग कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिसमें हम टंग बाहर निकालें, अनलेस कोई ऐसे सेल्फी खींच रहा हो ये वाली, तो अदरवाइज ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं है। तो आप यू कैन प्रॉब्ली जस्ट चेक इट और यू कैन आस्क हिम, टंग बाहर निकाल के दिखा दो, पता चल जाएगा। तो हिस्ट्री आई डोंट थिंक 12th के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछ सकते। तो दिस इज अबाउट अ कंप्लीट हिस्ट्री। अब आप देखो, हमने आधे घंटे में बैठ के डिस्कस किया है, दैट्स ओके, बट आप अगर पेशेंट से पूछोगे, तो इफ आई एम आस्किंग माय पेशेंट, तो व्हाट आई हैव टू आस्क कि आपको स्मेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि खाना, रोटी, साबुन या इन सब की स्मेल आपको ठीक आती है, क्योंकि एक साइड से ऐसा तो नहीं लगता कम आती है, ठीक है। आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कलर्स ठीक दिखते हैं, रेड, ग्रीन, लाइट और ये सब आपको ठीक दिख जाता है। आपको किसी एक पर्टिकुलर साइड देखने में कोई दो तो नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। आपको जो फेस है उस पर पानी मारते हो तो फेस की सेंसेशन कम तो नहीं लगती है। आपको मुंह टेढ़ा तो नहीं लगता है अपना, कि आप स्माइल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो मुंह टेढ़ा तो नहीं लगता, आंख बंद करने से आंख खुली तो नहीं रह जाती। आपको सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या करवट लेने पे कोई चक्कर तो नहीं आता, ठीक है। आपको खाना खाते हुए गले में फंसता तो नहीं है, कि आपको ऐसा खांसी हो रहा हो या चोकिंग लगता हो खाते हुए, और आपको तकिए से उठने में या गर्दन मोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने 7-8 क्वेश्चन पेशेंट से पूछे। 7-8 क्वेश्चन पूछने में पेशेंट को 1 लाइनर आंसर देना है मुझे, ठीक है। इट विल जस्ट टेक 30, 40, 50 सेकेंड्स और प्रॉब्ली 1 मिनट, 2 मिनट मैक्सिमम। तो ये मैंने क्वेश्चन पूछ के मैंने एक ब्रॉडली एनालाइज कर लिया कि मेरे क्रेनियल नर्व सारे ठीक है, एंड प्रॉब्ली आई डोंट नीड टू स्पेंड माय एग्जामिनेशन टाइम ऑन माय क्रेनियल नर्व, व्हिच विल टेक 5 to 10 मिनट्स। तो हिस्ट्री पे ही यू हैव जस्ट रूल्ड आउट कि मेरे को क्रेनियल नर्व नहीं चेक करना है, इसका एंड में टाइम बचेगा तो करूंगा। हायर मेंटल हिस्ट्री लेते लेते क्लियर हो गया था, क्रेनियल नर्व ये 7-8 क्वेश्चन पूछ के क्लियर हो गया है। तो आई कैन स्पेयर माय एग्जामिनेशन टाइम ऑन माय रेलिवेंट थिंग्स, जैसे उसका मोटर अगर वीकनेस है, वो मोटर तो गया ही हुआ है, तो मैं देखता हूँ मोटर पे अपना टाइम लगाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, जो आप सारी चीजें एग्जामिन करते हो, आप हिस्ट्री में भी पूछते हो, ठीक है। ये क्लियर है क्रेनियल नर्व्स? एनी क्वेश्चंस और डाउट ऑन क्रेनियल नर्व्स? नो, गुड। नेक्स्ट इज योर मोटर, ठीक है। अब मोटर की हिस्ट्री हम कैसे लेते हैं? मोटर के एग्जामिनेशन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? मोटर को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करके यू एग्जामिन द पेशेंट, उन सबको हम हिस्ट्री में पूछेंगे।
मोटर की हिस्ट्री, एनीबॉडी? मोटर के पार्ट्स, मोटर एग्जामिनेशन के क्या क्या आपके 4 पार्ट्स होते हैं? बल्क, टोन, पावर, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। सुना हुआ है? भूल गए हो? दैट्स ओके, थर्ड ईयर पे हो, चलता है। ठीक है, सुने हैं ये सेकंड ईयर पे कभी सीएनएस थोड़ा सा पढ़ा हो? ये 4 पार्ट्स पे आप मोटर को डिवाइड करते हो। फर्स्ट इज योर बल्क, सेकंड इज योर पावर, सेकंड इज योर टोन, थर्ड इज योर पावर, एंड फोर्थ इज योर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, राइट? तो बल्क इज नथिंग। बल्क में आपको बस पेशेंट से पूछना है। पूछोगे कैसे बल्क का? इफ पेशेंट इज सेइंग कि मेरे को राइट साइड में वीकनेस है या मेरे को क्वाड्रिपेरेसिस है, तो बल्क कैसे पूछोगे उसको? बल्क का क्या है क्या नहीं? एट्रोफी की हिस्ट्री कैसे पूछोगे? चलो आई मेक इट मोर सिंपल फॉर यू। देखा है कभी कोई पोलियो पेशेंट देखा है? सर एट्रोफी में मसल मास रिड्यूस हो जाएगा हाँ, एंड मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। वो तो आपका वो तो पावर हो गया, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्शन। तो बल्क का पोलियो पेशेंट So देखा है we'll कभी कोई? ask ki, whether whole of the hand and arm and forearm sub का is lost या फिर only part of it doesn't work. कभी कोई आपका बॉडी का हिस्सा या जहां पे भी आप वीकनेस बता रहे हो या जो भी प्रॉब्लम है, वो आपका पतला तो नहीं पड़ रहा? हाथ का बल्क लॉस तो नहीं हो रहा? जैसे पोलियो का पेशेंट अगर कोई देखा हो, ठीक है, उसका जो पोलियो वाला लिम्ब होता है वो कैसे बिल्कुल एट्रोफी हो चुकी हो, छोट पतला सा हो चुका होता है एज कम्पेयर टू द अदर साइड। ठीक है ना? सिंपली आज की कोई हिस्सा पतला तो नहीं पड़ रहा। मान लो मेरा एक कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट है। कार्पल टनल सिंड्रोम में विच नर्व इज इन्वॉल्व्ड? medial nerve. Medial nerve. मीडियन नर्व इज इन्वॉल्व्ड। मीडियन सप्लाइज हाथ पे थंब वाला साइड या फिंगर वाला साइड, छोटे लिटिल फिंगर वाला साइड? Thumb. मीडियन किसको सप्लाई? थंब वाला Sir, साइड। thumb वाला side. हाँ, ये मीडियल पार्ट है, तो ये अल्नर सप्लाई करेगी। अल्नर इज ऑलवेज मीडियल, ठीक है? रेडियल इज लैटरल। तो इंटीरियर हैंड में दिस विल बी सप्लाइड बाय अल्नर, लिटिल फिंगर, क्योंकि मीडियल साइड है ये। लैटरल साइड विल बी सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। तो पेशेंट का आप पूछोगे कि जैसे वो आपको लग रहा है कि यार ये कार्पल टनल तो नहीं है, तो आप उससे पूछोगे कि ये थंब के नीचे ये हाथ पतला तो नहीं पड़ रहा, कि थिनार एमिनेंस लॉस तो नहीं हो गया उसका, जो ये पैट ऑफ पैड होता है थंब के नीचे आपका पाम में, थिनार एमिनेंस बोलते हैं, ये आपका लॉस तो नहीं हो गया? ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली इस साइड का वो है। तो बल्क इज वेरी रेलिवेंट, स्पेशली लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी। ठीक है, तो बल्क का हिस्ट्री सिंपल है, आपने पूछ लिया कोई पतला तो नहीं पड़ रहा, राइट? देन कम्स योर टोन। टोन कैसे पूछोगे? हाइपरटोनिया होता है और हाइपोटोनिया होता है। टोन बढ़ी हुई है या कम हुई है? कैन यू आस्क दिस इन द हिस्ट्री? हाइपरटोनिया का पेशेंट क्या बताएगा कि हाथ कैसा लग रहा है? जकड़न, मूव Stiff. करना, स्टिफ हाँ? स्टिफ स्टिफ टाइट तो नहीं हो गया हाथ? कि हाथ की मूवमेंट जो है, कि अगर मैं अपना ये बाइसेप्स फ्लेक्स कर, तो ये बाइसेप्स मैं कंफर्टेबली फ्लेक्स कर पा रहा हूँ, बट अगर ये ऐसे बहुत टाइट से करना पड़ रहा है, ये मुझे स्टिफनेस लग रही है ये करते हुए, टाइट लग रहा है अगर ये करते हुए, तो प्रॉब्ली टोन इज इंक्रीज्ड। हाथ ऊपर उठा रहा हूँ मैं, तो ये मेरा प्रॉब्ली और इतना मुश्किल से उठ रहा है, बहुत टाइट सा फील हो रहा है यहाँ उठाते हुए, या इज दिस लाइक अ वेरी कंफर्टेबल मूवमेंट? दिस इज हाइपरटोनिया। हाइपोटोनिया की हिस्ट्री कैसे पूछ सकते हैं? हाथ लूज तो नहीं पड़ गया कि उसके अंदर ऐसे कोई वो ही नहीं है आपका कि उठा रहे हो गिरा रहे हो, एकदम से लूज पड़ गया? तो वो होते हैं जो लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सीज वाले, लोअर एलएमएन वाले पेशेंट्स होते हैं जिसमें हाइपोटोनिया होता है, दे टेल यू कि बिल्कुल लूज सा पड़ गया ये पैर में। ठीक है, जान भी नहीं है और लूज सा भी लगता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हाइपोटोनिया। टोन का हिस्ट्री। पावर का हिस्ट्री तो आप लोगे ही। वीकनेस है, कितना वीकनेस है, कि खड़े हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो। व्हाट इज हेमीपेरेसिस एंड व्हाट इज हेमीप्लीजिया? प्लीजिया और पैरेसिस में क्या फर्क होता है? सुने हैं दोनों टर्म, हेमीप्लीजिया और हेमीपेरेसिस, या क्वाड्रीप्लीजिया एंड क्वाड्रीपेरेसिस, मोनोप्लीजिया मोनोपेरेसिस, क्या डिफरेंस होता है इनमें?
अगर मेरा एक्सट्रीम वीकनेस है कि पावर इज 1 और 2, ठीक है, प्रॉब्ली 3, दैट इज प्लीजिया. अगर माय पावर इज 4 and 5, 4 minus 4 plus, दैट इज पेरेसिस. 5 तो नॉर्मली होता है. तो बेसिकली आपका एंटी ग्रेविटी मसल्स अगर मेरा अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर पेशेंट मेरा काम कर पा रहा है, ठीक है, वीकनेस है लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर पा रहा है, कि मतलब वो खड़ा हो सकता है. वीकनेस के साथ रहेगा, चलने में स्टिक का यूज करेगा, सपोर्ट का यूज करेगा, लेकिन वो खड़ा हो सकता है, तो वो मेरा पैरासिस होता है. अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसका मसल काम नहीं कर रहा, 1 और 2 वाला पावर है, तो वो खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको प्लीजिया बोलते. तो दिस इज जस्ट अ ग्रेड ऑफ योर वीकनेस, प्लीजियन पावर. जब एग्जामिनेशन में विल टॉक अबाउट द ग्रेड्स, देन प्रॉब्ली वी कैन डिस्कस इट फर्दर. ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर मोटर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. इनवॉलंटरी मूवमेंट्स का हिस्ट्री कैसे लोगे? कौन कौन से इनवॉलंटरी मूवमेंट्स? कैन यू नेम फ्यू इनवॉलंटरी मूवमेंट्स? Twitches, Tremors. tremor, ट्रेमर्स का हिस्ट्री कैसे लोगे? कांपना, हाथ कब कपाता तो नहीं है ऐसे? ट्रेमर्स इज स्लो रिदमिक मूवमेंट्स, स्लो और फास्ट रिदमिक मूवमेंट्स. तो कब कपाता तो नहीं है. और कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट्स? Fasciculations. फैसिकुलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे लोगे हिस्ट्री? कोई होती है न्यूरोलॉजिकल डिजीज जिसका फैसिकुलेशंस गिव्स यू द डायग्नोसिस? वेरी सीरियस डिजीज, नो ट्रीटमेंट अवेलेबल. मोटर न्यूरॉन डिजीज. मोटर न्यूरॉन डिजीज होती है जो आपका स्पाइनल कॉर्ड के जो एंटीरियर हॉर्न सेल है वो खराब होने लग जाती है. ठीक है, पोलियो में सिर्फ एक एंटीरियर हॉर्न सेल खराब होता है, यहाँ पे डिफ्यूजली एंटीरियर हॉर्न सेल्स खराब होने लग जाते हैं. ठीक है, ALS भी बोलते हैं, अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस. उसमें पेशेंट को फैसिकुलेशंस होने लग जाती है. तो पेशेंट हिस्ट्री में क्या पूछोगे या क्या बताएगा? फैसिकुलेशंस. मांस फड़फड़ाता तो नहीं है. फैसिकुलेशन इज मसल का कोई एक पर्टिकुलर फाइबर आपका ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा बीच बीच में इंटरमिटेंटली. तो हाथ के या पैर के या जहां भी आपको वो फैसिकुलेशन हो रहा है, पेशेंट को ऐसे फील होगा कि स्किन के नीचे कुछ ऐसे आपका मसल हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट किया फिर बंद हो गया, थोड़ी देर कॉन्ट्रैक्ट किया फिर बंद हो गया. तो उसको वो ऐसे बोलता है मांस फड़फड़ाता तो नहीं, क्योंकि ऊपर का जो स्किन है वो ऐसा लगता है कि फड़फड़ा रहा है. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आस्क हिस्ट्री अबाउट फैसिकुलेशंस, कि कोई मांस फड़फड़ाता तो नहीं कहीं पे. ठीक है, देन और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कौन से होते हैं? कोरिया. कोरिया एथिटोसिस एक साथ पढ़ते हो, तो कोरिया एथिटोसिस हिस्ट्री. कोरिया इज लाइक वाइड फ्लिंगिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड. ऐसे हाथ जाएगा आपका, बैठे बैठे ऐसे, जैसे ऐसे नॉर्मली बैठे पेशेंट, एकदम से ऐसे इनवॉलंटरी मूवमेंट हो जाए, वाइड फ्लिंगिंग मूवमेंट. तो आपका हाथ ऐसे झटके तो नहीं मारता. ठीक है, दिस इज हाउ यू आस्क अबाउट इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, कि आपका हाथ कब कपाता तो नहीं है, मांस फड़फड़ाता तो नहीं है, हाथ झटके तो नहीं मारता. तो ये आपका एज अ होल आपका मोटर का हिस्ट्री आपको बताएगा. बट अगर मेरा पेशेंट वीकनेस के साथ आया है, जो मोस्ट प्रॉब्ली आएगा हेमीपैरेसिस या पैरापैरेसिस का, तो ये आप ऑलरेडी उसकी HOPI में पूछ चुके हो. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर वीकनेस, ठीक है, कि पेशेंट का वीकनेस कितना था पहले, कितना था अब, कितना है, कि पहले पेशेंट वाज एबल टू वॉक बट विद सपोर्ट, यू नो, एंड ओके, अभी बता दो. ठीक है, तो वहां पर ही यू विल से कि पेशेंट फील्स दैट देयर इज सम स्टिफनेस इन हिज लेग्स, यू नो. तो वहां पर टोन ज्यादा बताने की ट्राई कर रहे हो. वहीं पर आप कहोगे पेशेंट फील्स दैट देयर इज अ लॉस ऑफ मसल मास इन हिज, लॉस ऑफ बल्क इन हिज दिस लेग. If there is, you will say that there is no apparent loss in mass as told by the patient. Okay, and there is no involuntary movements, or patient says that he is feeling any fluctuation, this fasciculations in this particular arm. ठीक है, तो ये आपका HOPI में जहां वीकनेस बताया था वहां पे क्लियर हो गया. ठीक है, बट वीकनेस कैसे बताते हो? मान लो एक हेमीपैरेसिस का पेशेंट या क्वाड्रीपैरेसिस का पेशेंट है, अभी हम GBS की बात कर रहे थे, तो वीकनेस कैसे आप डिस्क्राइब करोगे पेशेंट की? वीकनेस में आपको ग्रुप ऑफ मसल्स चेक करना है. अगर मेरा कोई ग्रुप गया हुआ है, अगर मान लो मैं हेमीपैरेसिस या क्वाड्रीपैरेसिस या पैरापैरेसिस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल मसल्स. समझने की ट्राई करो इसे. अगर मैं जैसे कार्पल टनल की बात कर रहा हूँ, कार्पल टनल में मेरी एक पर्टिकुलर नर्व गई हुई है, मीडियन नर्व. मीडियन नर्व की सप्लाई बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती है, कि वो इस साइड की कुछ मसल्स को सप्लाई करेगी, लैम्ब्राइकल्स को करेगी या किसी और मसल को करेगी. तो मुझे पर्टिकुलरली हर मसल टेस्ट करनी है. हाथ के जो 20 मसल होते हैं
मुझे पर्टिकुलरली वो टेस्ट करनी है। बट अगर मेरा पेशेंट मुझे हिस्ट्री में बोल रहा है कि मुझे हेमीपेरेसिस हुआ है या पैरापेरेसिस हुआ है या क्वाड्रीपेरेसिस हुआ है, तो मैं अगर सोच रहा हूँ हेमीपेरेसिस अगर ब्रेन रिलेटेड है, मुझे इंडिविजुअल मसल्स नहीं चेक करने, मुझे ग्रुप ऑफ मसल्स चेक करने, लाइक फ्लेक्सर्स ऑफ फोर आर्म, extensors of forearm, flexors of arm, extensors of arm, grip. Same thing in the lower limb. I don't need to check कि उसका biceps कैसा है, brachioradialis कैसा है या triceps कैसा है. I just need to check the broad activity of his muscles. ठीक है? तो आप इन मसल्स को, जो अब लिम्स के मसल्स हैं, उन्हें प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल में डिवाइड करते हैं। ठीक है? ये आपका हेमीपेरेसिस में नॉट सो रेलेवेंट, क्योंकि हेमीपेरेसिस प्रॉक्सिमल डिस्टल वो नहीं होता, ब्रेन से होता है, तो वो पूरा जाता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पैरापेरेसिस और क्वाड्रीपेरेसिस, वहां पर आपके जो कॉजेज होते हैं, जैसे न्यूरोपैथी इज वन कॉज, मायोपैथी इज वन कॉज, समझ रहे हो? दोनों ही आपका कर सकता है एक वीकनेस। न्यूरोपैथी हो गया तो वो मसल को सप्लाई नहीं करेगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? और मायोपैथी हो गया तो मसल ही खराब हो गया, तो वो वैसे ही नहीं काम करेगा। मतलब आर यू विद मी, या थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये सब? समझ आ रहा है? Yes, sir. If it's complex, तो I can repeat or make it more simplified for you. तो अभी हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली अगर मेरा जो मायोपैथिक वीकनेस होती है, वो मेरा प्रॉक्सिमल मसल्स को ज्यादा इन्वॉल्व करती है, थाइस को ज्यादा इन्वॉल्व करेगी, आर्म को ज्यादा करेगी, डिस्टली कम करेगी, जो मायोपैथिक पैटर्न ऑफ वीकनेस होता है। जो मेरा न्यूरोपैथिक पैटर्न ऑफ वीकनेस होता है, जैसे हम डायबिटीज में सुना है ग्लव एंड स्टॉकिंग बोलते हैं। ग्लव एंड स्टॉकिंग टर्म सुना है किसने? Yes, sir. तो ग्लव एंड स्टॉकिंग का क्या मतलब है? आप स्टॉकिंग नीचे से ऊपर तक पहनते हो, नी तक पहनते हो, ग्लव आप अपना यहाँ पहनते हो, तो वो डिस्टल इन्वॉल्वमेंट है, प्रॉक्सिमल इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, लेटर ऑन होगा। ठीक है? तो जब आप पावर की बात करते हो, जब आप हेमीपेरेसिस की बात करो, तो सारा हाथ पैर गया हुआ है आपका, राइट साइड का पूरा बॉडी गया, तो उसमें डिस्टल, प्रॉक्सिमल, ग्रेप सब चला जाएगा, पाम वाम सब चला जाएगा। ठीक है? बट अब जब आप पैरापेरेसिस या उसकी बात करते हो, तो यू हैव टू डिफरेंशिएट कि ये वीकनेस जो है डिस्टल है या प्रॉक्सिमल है। तो आप डिस्टल की हिस्ट्री कैसे लोगे? अगर मेरे को हाथ की हिस्ट्री लेनी है कि आर्म, ये जो मेरा पाम है या हैंड है, इसकी मसल्स वीक हो रही हैं, तो उसकी हिस्ट्री कैसे लूंगा मैं? इससे क्या काम करते हो आप डेली रूटीन का? Eating, whether the person Eating, is able writing. to write. Gripping the things. इससे हाँ खाते हो, बट खाने में तो मैं नीचे से उठा के डाल रहा हूँ, तो मेरा बाइसेप्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, हाथ फ्लेक्स भी हो रहा है। इससे पर्टिकुलरली क्या काम करते हो? Sir, writing. राइटिंग लिखते हो, ठीक है, और बट राइटिंग तो एक ही हाथ से करोगे ना, दोनों हाथ से। रोटी तोड़ते हो? Buttoning. रोटी तोड़ने में तो बटनिंग ऑफ शर्ट, रोटी तोड़ना, ये आपको बता रहे हैं मेरे डिस्टल हाथ के जो काम है, राइट? प्रॉक्सिमल में हाथ में क्या काम करते हो? हाथ को ऊपर कौन सी एक्टिविटी है जिसमें हाथ को ऊपर उठाना पड़ता है? स्कूल में Wearing पनिशमेंट of मिली है clothes. छोड़ के, या अगर मैं अपना शर्ट टी शर्ट उतारने का ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। और कोई डेली एक्टिविटी जिसमें हाथ ऊपर उठाते हो? Hair comb. यस, कॉमिंग। ठीक है? कोई सामान ऊपर से उठा के नीचे रखना है, कि ऊपर वाली शेल्फ से कोई सामान उठाना है, ऊपर से उठा के नीचे रखोगे, तो ये हो गया आपका हाथ के प्रॉक्सिमल और डिस्टल एक्टिविटी। प्रॉक्सिमल हो गया कॉमिंग, सामान ऊपर से नीचे उठाना, शर्ट को ऊपर उठाना, मतलब शर्ट को उतारना फेस के ऊपर से। और डिस्टल का काम हो गया रोटी तोड़ना, बटन बंद करना शर्ट का, राइट? तो ये हो गया आपका अप्रॉक्सिमल डिस्टल अपर लिम्ब का। लोअर लिम्ब में डिस्टल का क्या? डिस्टल चलना, जब चलते हो डिस्टल मसल्स आर मोर यूज। चप्पल को पकड़ना, चप्पल को पकड़ने में यू नीड योर थंब एंड राइट फिंगर, उसका ग्रिप होल्ड करना। ठीक है? प्रॉक्सिमल, ऊपर से नीचे किस पोजीशन में बैठते हो? जमीन पे उठ के बैठ रहे हो, या फिर अगर कोई इंडियन टॉयलेट यूज कर रहा है, तो डेली आप टॉयलेट यूज कर रहे हो, उठ के अपने आप सपोर्ट सब बैठ रहे हो, तो पेशेंट बोलता है कि जैसे मान लो कोई पेशेंट अभी कोविड वाले हैं, 1-1.5 महीना 2 महीने स्टेरॉइड खा लिए, स्टेरॉइड से मायोपैथी हो जाती है। ठीक है? ये अस्थमा का कोई पेशेंट है, लंबा स्टेरॉइड खा रहा है, ठीक है, उसको
प्रॉक्सिमल मायोपैथी हो गई, स्टेरॉइड कॉज मायोपैथी, उसके थाइस खराब हो जाते थे, तो वो हिस्ट्री बोलता है कि सर जब नीचे बैठता हूँ टॉयलेट के लिए, बैठ तो फिर भी किसी तरह जाता हूँ, उठा नहीं जाता, उठते हुए सपोर्ट लेनी पड़ती है, या तो दीवार पकड़नी पड़ती है, किसी को बुलाना पड़ता है कि मुझे उठा दो। तो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चप्पल पकड़ लेता हूँ। तो वो बेसिकली डिस्टल मसल्स ठीक है, प्रॉक्सिमल मसल्स में उसको वीकनेस हो गई। तो जब आप हिस्ट्री लोगे, देखो सीएनएस का हिस्ट्री शुड गो लाइक अ स्टोरी, कि आप पेशेंट को ये नहीं बोलोगे कि इसका प्रॉक्सिमल मसल वीक है। हिस्ट्री में यू विल से कि पेशेंट 6 महीने पहले तक टॉयलेट पे आराम से नीचे बैठ जाता था, ठीक है, फिर ही स्टार्टेड नोटिसिंग कि बैठता हूं लेकिन उठते हुए मेरे को साइड से वॉल पकड़ना पड़ता है। फिर 2 महीने पहले ही नोटिस कि बेसिकली अब मुझे बैठने में भी प्रॉब्लम हो गई है, नीचे बैठते हुए मुझे सपोर्ट लेना पड़ता है। 15 दिन से उसको ये हाल हो गया है कि वो खुद दीवार पकड़ के उठ ही नहीं पा रहा है या बैठ ही नहीं पा रहा है। ही नीड्स समबडी थर्ड पर्सन सपोर्ट, सेकंड पर्सन, कि उसको एक बंदे को बुलाना पड़ता है कि उसको पैसिवली बिठा दे और एक्टिवली बिठा दे और एक्टिवली उठा दे। तो ये आप बेसिकली उसका प्रोग्रेशन ऑफ उसका वीकनेस बता रहे हो विद द डेली एक्टिविटीज दैट इज परफॉर्मिंग। तो इट शुड गो लाइक अ स्टोरी पूरा, ठीक है। सेम वे लोअर लिम्ब में कि पहले वो शर्ट बटन कर पा रहा था, 6 महीने पहले उसको प्रॉब्लम हुआ, 3 महीने पहले उसको करने में कर लेता था लेकिन उससे पावर नहीं लगता था, कि मतलब पूरा नहीं कर पा रहा है, 15 दिन से बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। यू कैन मेक अप लाइक दिस, जो उसका प्रोग्रेशन है एक्टिविटीज के साथ, राइट। दिस इज अबाउट योर मोटर हिस्ट्री। या आप अपना HOPI में पूछ लोगे अगर पेशेंट वीकनेस के साथ आए। देन योर सेंसरी हिस्ट्री, सेंसेशंस। सेंसेशंस कैसे चेक करते हैं बॉडी की? ये पार्ट अगर समझ जाओगे ना पूरा डिटेल में, एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। एग्जामिनेशन में कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती। हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी डिजीज, एनी क्लिनिकल केस। 70% डायग्नोसिस शुड बी मेड ऑन हिस्ट्री ओनली, ठीक है। सेंसरी का हिस्ट्री, कौन कौन से सेंसेशंस होते हैं? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, कुछ याद आ रहा है? देखो सीएनएस के अंदर सिर्फ एक चीज है कि आपको थोड़ा न्यूरो एनाटॉमी का आइडिया होना चाहिए। सीएनएस केस को ऐसे क्रैक कर लोगे, और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता इसका न्यूरो एनाटॉमी एंड ऑल, जितना फर्स्ट ईयर में लगता था ना न्यूरो एनाटॉमी, क्योंकि इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक्स। तो आपके सेंसेशंस में आपको चेक करना होता है अपना पेन टेम्परेचर, ठीक है, देन टच एंड प्रेशर, देन पोस्टीरियर कॉलम। ये आपका बेसिकली सेंसरी एग्जामिनेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। पेन टेम्परेचर इज 1, टच एंड प्रेशर इज 2, एंड देन पोस्टीरियर कॉलम। तो इनकी हिस्ट्री पूछ सकते हो। टेम्परेचर की हिस्ट्री कैसे पूछोगे? पानी डालते हो, ठंडा गर्म पता चलता है कि नहीं, नहाते हो, राइट। एक साइड गर्म लग रहा है, दूसरी साइड गर्म नहीं लग रहा, एक पर्टिकुलर हिस्से में गर्म लग रहा है, दूसरे में नहीं लग रहा, ठीक है। रोटी तोड़ते हो हाथ से, कि रोटी का ठंडा गर्म पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। पैर को, नंगे पैर अगर फर्श पे पैर रख रहे हो, ठीक है, तो फर्श पता चल रहा है कि नहीं ठंडा है या गर्म। यू कैन ऑलवेज आस्क कि एक पैर में पता चल रहा है, दूसरे में नहीं लग रहा, यू नो कि इस साइड का कुछ स्पाइनोथैलेमिक का प्रॉब्लम है, सेंसरी प्रॉब्लम, ठीक है। देन टच एंड प्रेशर, टच के लिए कि बेसिकली कपड़ों की सेंसेशन पता चल रही है कि नहीं। पेशेंट बोलता है ये कि मुझे अम्बिलिकस तक मेरे को अपने कपड़ों की सेंसेशन पता चलती है, उसके नीचे मेरे को सेंसेशन नहीं पता चलती। तो यू नो कि T10 के नीचे कुछ गड़बड़ हो गया है। अम्बिलिकस इज डर्माटोम T10, तो T10 के नीचे उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, स्पाइनल उसका T10 है, यू आर गेटिंग अ लेवल ऑफ लीजन, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, T10 में गड़बड़ हो गया उसको, राइट। तो ये बेसिकली आपको सेंसरी हिस्ट्री बता रहे हैं। पोस्टीरियर कॉलम में पेशेंट को बोलता है कि मैं जब पैर जमीन पे रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है रुई जैसी फीलिंग आ रही है पैर नीचे रखने पे। आई कांट फील द हार्डनेस ऑफ दिस, ये ऐसा लगता है पैरों के अंदर कंकर से चुभ रहे, पत्थर चुभ रहे हैं क्या पैरों में, रुई पे चल रहा हूँ ऐसा लगता है। ये आपको पोस्टीरियर इसका हिस्ट्री देता है आपको कॉलम का, ठीक है। तो दिस इज अबाउट सेंसरी। अब सेंसरी जो एग्जामिन करते हो वो डर्माटोम्स पे करते हो। जब एग्जामिनेशन पढ़ेंगे देन वी विल टॉक अबाउट डर्माटोम्स, राइट। तो आपका पोस्टीरियर कॉलम सेंसरी हो गया। सेंसरी के बाद आता है आपका
रिफ्लेक्सेस आप एग्जामिन ही कर सकते हो, रिफ्लेक्सेस यू कैन नॉट आस्क द हिस्ट्री, दैट्स अ प्योर एग्जामिनेशन थिंग। देन योर मेनिंजियल साइंस, मेनिंजाइटिस, उसका हिस्ट्री क्या होता है ये तो बता दो, तो सिंपल है। Stiffness of neck. headache, नेक्स्ट स्टिफनेस तो आप पूछ सकते हो कि गर्दन में टाइटनेस तो नहीं है, बट इट्स अ मोर ऑफ अ साइन, एग्जामिनेशन थिंग है। हेडेक इज यस, हेडेक। और then projectile vomiting. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग? Basically, vomit is at an angle. It is thrown far away from the body. ये ना It प्रोजेक्टाइल doesn't वॉमिटिंग dirty ना the बहुत, clothes. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ना बहुत बड़ा मिसनोमर है, क्योंकि वो सुन के हमेशा यही लगता है कि प्रोजेक्टाइल हो रहा होगा तो वो तो दूर जाके सर उसमें नौशिया की फीलिंग नहीं आती है, डायरेक्टली जो है वॉमिट हो नॉट जाता है। एसोसिएटेड विद नोजिया। सबको कभी कभी किसी को वॉमिटिंग हुआ है, गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस हुआ हो, वॉमिटिंग हुआ है किसी को? किसी को तो हुआ होगा यार। हाँ, हॉस्टल में कोई पार्टी वार्टी हुई होगी, नेक्स्ट डे हुआ होगा, Yes, नहीं हुआ है ना? तो बेसिकली जब वो होता है, जिसको भी हुआ है, जो said yes, या जिसने नहीं भी बोला, वो याद है, वो थोड़ी सी फीलिंग होती है कि नोजिया हो रहा है, उल्टी आएगी आएगी आएगी। 10 बार होता है तो एक बार उल्टी आती है, दैट इज अ टिपिकल वॉमिटिंग एसोसिएटेड विद नोजिया। लेकिन अगर यहाँ हम नॉर्मल बैठे हैं, आप सब नॉर्मल बैठे, मैं नॉर्मल बैठा, एंड देयर इज नो फीलिंग, कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लग रहा, और एकदम से फट करके वॉमिटिंग हो जाए, एवरीथिंग वाज नॉर्मल बिफोर दैट, कोई पेन नहीं हुआ पेट में, कोई नोजिया फीलिंग नहीं हुआ, बट एकदम से वॉमिटिंग हो जाए, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। चाहे वो कपड़ों पे गिरे, चप्पल पे गिरे, या 1 किलोमीटर दूर जाके गिरे, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो वॉमिटिंग दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद नोजिया इज बेसिकली योर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। ठीक है, तो हेडेक, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग एंड फीवर इज योर हिस्ट्री फॉर योर मेनिंजाइटिस। ठीक है, बीच में एक सेरिबेलर रह गया था, सेरिबेलर की क्या हिस्ट्री पूछ सकते हो? कैन यू असेस सेरिबेलम ऑन योर व्हेन यू आर टॉकिंग टू द पेशेंट? While gates check कर सकते हैं. तो पेशेंट या तो आपके पास स्ट्रेचर पे आए, पेशेंट या तो आपके पास स्ट्रेचर पे आए, व्हील चेयर पे आए, अगर इफ इज हैविंग हेमीपेरेसिस और पैरापेरेसिस, ठीक है, या वो चलते हुए आए तो आपने इमीडिएटली असेस कर ही लिया कि वो झूल रहा है, एक साइड से लोग पकड़ के ला रहे हैं, जी कभी इधर गिर जाते कभी उधर गिर जाते। ठीक है, और अगर व्हील चेयर या उस पे आया है, ही कैन नॉट वॉक, देन यू कैन नॉट चेक द गेट। और कैसे पूछ सकते हो सेरिबेलर का? सर कुछ ऑब्जेक्ट को रीच करना होगा तो ट्रेमर्स होंगे, ट्रेमर्स इज अ कॉमन थिंग। बट वो दैट इज द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप उसको बोल रहे हो कि कोई चीज उठाने को, तो यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग टू हिम, यू आर आस्किंग हिम टू डेमोन्स्ट्रेट समथिंग, दैट इज अ साइन। अनलेस पेशेंट खुद ही कुछ उठाया एंड यू जस्ट नोटिस कि वहां पानी पड़ा था, इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, आप पेशेंट ने बीच में पानी पीने के लिए ग्लास उठाया एंड यू जस्ट नोटिस कि उसका हाथ कांपा, ठीक है, तो आपके इंटेंशन ट्रेमर हुए थे। और कैसे पता कर सकते हो हिस्ट्री पे या पेशेंट को ऑब्जर्व करके? स्पीच में क्या होता है? सेरिबेलर स्पीच सर डिसआर्थरिया स्कैनिंग स्पीच होती है। स्कैनिंग स्पीच। डिसआर्थरिया इज डिफरेंट। डिसआर्थरिया इज आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम, व्हेन यू आर नॉट एबल टू आर्टिकुलेट। जैसे फेशियल नाव के पेशेंट के अंदर डिसआर्थरिया, यू नो, तुतला रहे हो, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, स्कैनिंग स्पीच इज जब आप सिलेबल्स पे रुकते नहीं हो। जैसे आप कोई लॉन्ग वर्ड बोलने को बोलो, जैसे बोलते हैं पार्लियामेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन, ठीक है, तो आई जस्ट सेड इट इन वन गो, राष्ट्रपति भवन। पेशेंट सेरिबेलम का इसको स्कैन करके धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन ऐसे करके बोलेगा, स्कैन करेगा इस पूरे वर्ड को एज इफ। तो ठीक है, दिस इज टिपिकल ऑफ सेरिबेलम। ये एग्जामिन भी आप ऐसे ही करते हो, यू आस्क द पेशेंट टू से अ लॉन्ग वर्ड लाइक राष्ट्रपति भवन and he'll scan. जब पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है आपको, if he is able to communicate with you, he is not unconscious, he is like speech is preserved, पेशेंट आपसे खुद बात कर रहा है, आपको हिस्ट्री पे समझ आ जाएगा कि इसको स्कैनिंग स्पीच है। हो गया सेरिबेलर एग्जामिनेशन। तो अगर पेशेंट स्वे की हिस्ट्री नहीं दे रहा, पेशेंट चलते हुए आ रहा है, अगर पेशेंट का स्पीच ठीक है, ठीक है, तो आपका एक ब्रॉडली आपको आइडिया लग रहा है कि बेसिकली सेरिबेलम प्रॉब्लम इज ओके। ठीक है, तो ये सेरिबेलम हो गया, मेनिंजियल हो गया, देन लास्ट इज ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक की हिस्ट्री कैसे लेते हो?
bowel bladder control, Okay. Bowel bladder control में what all will ask? incontinence, Hmm? even we can ask the Incontinence का मतलब है sexual sexual dysfunction. you can ask, erectile dysfunction and all that you can ask. और Sweating, sir. पहले बाउल ब्लैडर बताओ ना, बाउल ब्लैडर में क्या पूछोगे? एक यू आस्क फॉर इनकॉन्टिनेंस कि यूरिन अपने आप तो नहीं निकल जाता, और Retention, यस यूरिन होल्ड कर पाते हो कि नहीं? प्रेशर हो रहा है एंड यू आर इन अ मार्केट, आर यू एबल टू होल्ड द यूरिन? ऐसा तो नहीं है वो अपने आप निकल जाता है, बट दे कैन बी मल्टीपल कॉज लाइक प्रोस्टेट और समथिंग एल्स, ठीक है, यूटीआई भी हो सकता है। तो आपको पूछना है कि यूरिन रोक पाते हो कि नहीं, हेजिटेंसी कितनी है कि कितनी देर रोक पाते हो, रास्ते में तो नहीं निकल जाता, निकलते हुए पता चलता है दैट यू आर एबल टू पास यूरिन, यूरिन ड्रिबल तो नहीं करने लग जाता, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस तो नहीं होती आपको, ठीक है। सेम थिंग विद द स्टूल, स्टूल पास करते हो तो पता चलता है कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो गया, कहीं 4 दिन से आपने स्टूल भी नहीं पास किया, या पास हो रहा है और आपको फील ही नहीं हो रहा कि स्टूल पास हो, ठीक है। तो ये आपका ब्लैडर बाउल हो गया, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये ना। और क्या एक बड़ा टिपिकल एग्जामिनेशन, आप ऑटोनॉमिक को चेक कैसे करते हो? ये सब तो आप एग्जामिन नहीं कर सकते ना चीजें, ऑटोनॉमिक को एग्जामिन कैसे करते हो? उससे आप हिस्ट्री में कुछ पूछ सकते हो प्रॉब्लम। पोस्चरल हाइपरटेंशन सुना है? पोस्चरल हाइपरटेंशन कि व्हेनेवर यू मेक द पेशेंट स्टैंड फॉर 3 मिनट्स, ठीक है, तो आपका पेरिफेरल पुलिंग हो जाएगा, आपका जो वीनो कंस्ट्रिक्शन है विच इज मीडिएटेड बाय अल्फा विच इज पार्ट ऑफ योर सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। अगर आपका वो बेसिकली अल्फा वीनो कंस्ट्रिक्शन नहीं कराएगा और आपका पैर के वेन से ब्लड हार्ट में नहीं आएगा टाइमली, तो बीपी ड्रॉप कर जाएगा। हार्ट में ब्लड नहीं आएगा तो आपका ऑब्वियसली बीपी ड्रॉप करेगा, ठीक है। हम सबका जैसे ही हम खड़े होते हैं पैरों में आपका ग्रेविटी से ऑब्वियसली ब्लड जाता है, बट वीनो कंस्ट्रिक्शन होकर सारा ब्लड ऊपर की तरफ पंप हो जाता है, राइट। तो अगर ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन है पेशेंट को तो वो ये नहीं होगा। पेशेंट हिस्ट्री क्या बोलेगा, कैसे पूछोगे? खड़े रहने पे चक्कर तो नहीं आता? या खड़े रहने पे कि आप लेट के खड़े हुए हो तो एकदम से आपको चक्कर तो नहीं आता है, जैसे सो के उठे हो, रात को यूरिन करने के लिए उठे हो तो एकदम से ऐसे सिंकोप तो नहीं हो जाता, चक्कर तो नहीं आ जाता, गिरे तो नहीं हो कभी उसकी वजह से, राइट। तो दिस इज अबाउट योर ऑटोनॉमिक हिस्ट्री, समझ रहे हो? तो मतलब इतना लंबा सीएनएस एग्जामिनेशन, सीएनएस सिस्टम है, हायर मेंटल, क्रेनियल नर्व, मोटर, सेंसरी, रिफ्लेक्स, ऑटोनॉमिक, मेनिंजियल, सेरिबेलम, सो मेनी पार्ट्स। बट अब हिस्ट्री में डिस्कशन में ये बहुत बड़ी चीज लग रही थी ऑब्वियसली, लेकिन एज आई टोल्ड यू क्रेनियल नर्व्स में यू कैन आस्क इन 7 और 8 सेंटेंसेस, ठीक है। मोटर और सेंसरी का हिस्ट्री तो आप एनीवेज ले ही रहे हो, ठीक है। आप जब पेशेंट वीकनेस के साथ आए तो यू आर सपोज टू टेक मोटर और सेंसरी का हिस्ट्री, बट अगर आप ये सारा सिंड्रोम अपना हिस्ट्री में कवर करोगे तो आपको एग्जामिनेशन के अपने फोकसिंग पॉइंट्स पता है कि वेयर डू यू नीड टू फोकस इन योर एग्जामिनेशन, किस पार्ट को छोड़ना है, किसको इंक्लूड करना है, राइट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर एचओपीआई। तो हमने बात किया ऑनसेट आपका एचओपीआई में, मतलब आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में जो पेशेंट का शुरू में डेमोग्राफिक डिटेल है उसमें हैंडेडनेस इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। एचओपीआई में सबसे इंपॉर्टेंट इज द ऑनसेट एंड द प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर उसका जो सिम्टम्स है उसको पूरा स्टोरी फॉर्म में डेली एक्टिविटी से एक्सप्लेन करना है कि उसका किस डेली एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कैसे चल रहा है, प्रोग्रेशन क्या था। देन उसका आपको ये सारा सिंड्रोमिक अप्रोच उसका एचओपीआई में देना है कि उसका बेसिकली बाकी जो चीजें उसने हिस्ट्री में नहीं बताई, he didn't tell you about the sensory, then you will ask him कि sensory में क्या है, he didn't tell you about the cranial nerves, you will ask him cranial nerves कैसे हैं उसके, ताकि एग्जामिनेशन आपका सिंप्लीफाइड हो जाए, ठीक है। तो ये एचओपीआई आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यू विल आस्क अबाउट द रिस्क फैक्टर्स। अगर मैं सोच रहा हूँ कि ये पेशेंट स्ट्रोक का है तो आई आस्क अबाउट की ट्रॉमा की हिस्ट्री तो नहीं है, प्रीवियस कोई ऐसा एपिसोड तो नहीं हुआ, दिस इज वेरी वेरी रिलेवेंट इन योर सीएनएस। रिकरिंग सिम्टम्स हो सकते हैं। व्हाट इज टीआईए? टीआईए सुना है कभी टर्म? Transient TIA is ischemic transient attack. ischemic attack. हाँ, what is that? Transient ischemic attack नाम से ही समझ आ रहा है, transient ischemic attack. सर वो लाइक जैसे कोई थ्रोम्बस से हुआ, फिर वो थ्रोम्बस का डिसॉल्व कर गया, तो फिर पेशेंट को जो
ischemic symptom था वो relieve हो जाता है, but this can lead to complete stroke, बिल्कुल। तो बेसिकली आपका कोई भी ऐसा ब्रेन के अंदर क्लॉट हुआ या कुछ इश्कीमिया हुआ और वो स्पॉन्टेनियसली ठीक हो गया, स्पॉन्टेनियस जैसे ही इश्कीमिया होगा पेशेंट को सिम्टम आ जाएगा जिस भी एरिया की आर्टरी को वो सप्लाई कर रहा है। कि अगर मेरा राइट हैंड और पैर के लेफ्ट ब्रेन के अंदर अगर मोटर एरिया को सप्लाई कर रही थी वो आर्टरी, तो पेशेंट को एकदम से हेमीपैरेसिस हो जाएगा, आर्टरी ब्लॉक होती। बट अगर किसी रीजन से वो आर्टरी अपने आप खुल गई और ब्लड फ्लो रिस्टोर हो गया तो मेरा हाथ पैर वापस चलने लग जाएगा। दिस इज ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। दिस इज कॉमनली सीन विद एम्बोलिज्म, नॉट थ्रोम्बस और हेमरेज। एम्बोलिज्म है छोटा सा गया ऊपर से नीचे से, यहाँ से या हार्ट से टूट के ब्रेन की आर्टरी में फंसा, आर्टरी में फंसा, पेशेंट को सिम्टम हुआ, बट वो छोटा एम्बोलिज्म था, डिसलॉज हो गया, प्रेशर से आगे ब्लड आया और वो खुल गया, आगे चला गया वो, तो पेशेंट ने एकदम से सिम्टम रिजॉल्व करते हैं। तो क्लासिकली इफ योर पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स improve spontaneously and completely in less than 24 hours, that is called transient ischemic attack. Completely should be very important. ठीक है, spontaneously and completely. तो ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। तो अगर आपका पेशेंट आया है जो कह रहा है सर हाँ ये मुझे 10 दिन पहले सेम यही हुआ था कि राइट साइड की मेरा हाथ पैर बंद हो गया था, जो मेरा 5 मिनट में 10 मिनट में अपने आप ठीक हो गया था, यू नो कि ही इज हैविंग सम एम्बोलिक फिनोमेना। जो 10 दिन पहले हुआ ठीक हो गया, फिर 3 दिन पहले हुआ ठीक हो गया, बट आज ही हैज कम टू यू विद स्ट्रोक, तो आपको पता है बिना सीटी एमआरआई के कि इसको एम्बोलिज्म हो रहा है, दिस इज नॉट हेमरेज और थ्रोम्बस। ठीक है, रिकरिंग सिम्टम्स होते हैं। और ऐसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में वेरी वेरी फैसिनेटिंग डिजीज, कभी कोई पेशेंट देखोगे ना भूलोगे नहीं उसका लाइफ। ठीक है, उसमें पेशेंट को होता है कि बेसिकली आपका जो आपका सिम्टम आया और स्पॉन्टेनियसली 1-2 महीने में ठीक हो गया, डीमाइलिनेटिंग इलनेस होता है, किसी का 1 हफ्ते में भी ठीक हो जाता है, रेमिटिंग रिलैप्सिंग कोर्स होता है, हुआ ठीक हो गया, फिर 3 महीने बाद होगा, फिर ठीक हो जाएगा, बार बार ऐसे एक्यूट अटैक्स की तरह आते रहते हैं। ठीक है, माइग्रेन इज एपिसोडिक। माइग्रेन हुआ है किसी को, या देखा है कोई माइग्रेन का पेशेंट? गर्ल्स, माइग्रेन इज मोर कॉमन इन फीमेल्स। तो माइग्रेन इज ऑलवेज एपिसोडिक, डेली हेडेक इज नेवर माइग्रेन। अटैक आएगा, जान निकल जाएगी, सर दर्द होगा, उल्टी होगी, देखने में प्रॉब्लम होगी, रेडनेस होगी, 3-4 दिन में सिम्टम्स विल डिसअपीयर, जैसे कुछ था ही नहीं। फिर 10 दिन के बाद फिर अटैक आ जाएगा, सेम थिंग्स विल रिपीट अगेन। तो एपिसोडिक। तो बेसिकली आपका ये सिम्टम्स पहले हुए हैं कि नहीं, आर दे रिकरिंग सिम्टम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर इश्केमिक हिस्ट्री, राइट? तो हिस्ट्री में आई थिंक HOPI में जस्ट यही है। ठीक है, देन योर पास्ट हिस्ट्री में यू विल टेक ऑल द रिस्क फैक्टर्स, जो भी आपने HOPI में अपने प्रोविजनल डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाए हैं, इफ यू हैव मेड अ डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, देन यू विल आस्क अबाउट ऑल द रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक इन योर पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, कि आपको बेसिकली डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है एंड ऑल दैट। ठीक है, कुछ हार्ट का कोई बीमारी तो नहीं है, CAD तो नहीं है, या RHD तो नहीं है, यू नो, इस तरह की आप हिस्ट्री पूछोगे कि आपको स्ट्रोक को अपना रिस्क कैटेगराइज करना है। अगर आपने सपोज कुछ स्पाइन का लीजन बनाया तो स्पाइनल ट्रॉमा तो नहीं है, TB का पूरा हिस्ट्री लोगे, TB तो नहीं है, कोई ट्यूमर का हिस्ट्री लोगे, ट्यूमर नहीं है, यू नो, माइलाइटिस के लिए यू विल आस्क अबाउट द डॉग बाइट वैक्सीनेशन, जो माइलाइटिस डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स करते हैं। तो ये थ्योरी पढ़ोगे तो समझ आएगा कि बेसिकली पास्ट हिस्ट्री इज जस्ट अबाउट द रिस्क फैक्टर्स, कि उसको पहले क्या क्या था विच इज प्रॉब्ली कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पर्टिकुलर इलनेस जो पेशेंट आया है आपके पास। ठीक है, देन फैमिली हिस्ट्री अगेन देयर आर मेनी डिजीजेस व्हिच हैव जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जैसे हंटिंगटन कोरिया की हम बात करते हैं, कोरिया की ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, 50% लोगों का हाथ ऐसे फ्लिंग कर रहा होगा घर में। तो अगर 4 फैमिली मेंबर्स आए हैं और 2 ऐसे ऐसे कर आ रहे हैं, तो यू ऑलरेडी नो कि दिस इज हंटिंगटन कोरिया। ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री और कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, रिस्क फैक्टर्स को इस तरह से पूछोगे, ठीक, ऐसा कुछ तो नहीं है, राइट? पर्सनल हिस्ट्री अगेन, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनी ड्रग अब्यूज। यूएस में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईसी ब्लीड है यंग पेशेंट लेस देन 40 years, probably not the most common but yeah one of the very common cause. पर्सनल हिस्ट्री में पूछ रहा हूँ कुछ एनी पर्टिकुलर ड्रग अब्यूज जो आईसी ब्लीड कर सकता है, which is like very common.
कोकेन से सिवियर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है। वेजोकंस्ट्रिक्शन से इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज करके एकदम से आपका वो फट सकता है आर्टरी। सेम थिंग यंग एमआई का कॉज हो सकता है कोकेन, ठीक है, एंड इट्स अ प्रीटी कॉमन इन यूएस, प्रॉब्ली इन इंडिया आल्सो, बट नोबडी टेक्स द डेटा इन इंडिया। तो ये आपको पर्सनल हिस्ट्री में पूछना है, आपको स्मोकिंग अल्कोहल तो पूछना ही पूछना है, ठीक है। एनी हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, एचआईवी कैन कॉज लाइक एनी फॉर्म ऑफ आपका सीएनएस प्रॉब्लम। यंग स्ट्रोक का बड़ा कॉमन कॉज है एचआईवी, वास्कुलाइटिस करता है एचआईवी, ठीक है। देन यू आस्क अबाउट योर ड्रग एडिक्शंस, एनी ड्रग एडिक्शन इज प्रेजेंट इन द पेशेंट। So I think this is about personal history. So I think this is all about history. History को पूरा डिटेल में समझोगे तो एग्जामिनेशन विल गेट मच 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 सिंपलर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इन द हिस्ट्री? एनीबडी जो नहीं थे? मेनी स्टूडेंट्स लाइक नॉट देयर। अटेंडेंस के लिए क्यों आते हो यार? अटेंडेंस तो मैं वैसे ही दे देता हूँ ऑल कुछ। चलो ठीक है, तो एग्जामिनेशन वी विल डिस्कस प्रॉब्ली ऑन फ्राइडे, और अगेन आई हैव अ क्लास विद यू, ठीक है। तो इसको वापस सुन लेना। आई हैव रिकॉर्डेड दिस सेशन, आई विल पुट इट ऑन माय यूट्यूब आल्सो, ठीक है, सो दैट जिसने नहीं सुना वो भी सुन ले इससे बैठ के, ठीक है। और आप लोगों को यू कैन आल्सो प्रॉब्ली रिवाइज, एंड एग्जामिनेशन फ्राइडे को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में भी सेम पैटर्न होगा, हायर मेंटल फंक्शंस असेस कैसे करना है, एंड देन योर cranial nerves का एग्जामिनेशन। सब अगर जो आज का डिस्कशन है अगर वो थोड़ा भी ध्यान रखोगे तो एग्जामिनेशन इज वेरी सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें, राइट। तो उसमें आपको cranial nerves ऑलरेडी पता है अब कैसे एग्जामिन करनी है, मोटर के 4 पार्ट आपको पता है, 2 3 4 5 चीजें होती हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करने वाली होती है। वो आई हैव अ वीडियो आल्सो व्हाट ने रिकॉर्ड किया था, वो दिखा दूंगा, उसमें सारा वो एग्जामिनेशन पार्ट समझ आ जाएगा। ये 5-6 मिनट का है। बाकी तो फिजिकली व्हेन यू अटेंड द क्लिनिक तब एग्जामिनेशन डेमोन्स्ट्रेट तो करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग भी तब अच्छी तरह पेशेंट को लोगे हिस्ट्री, तब समझ जाएंगे आप हिस्ट्री के फाइनल पॉइंट्स, राइट। तो एग्जामिनेशन विल डिस्कस ऑन फ्राइडे, ऑलराइट। तो ठीक है, एनी क्वेश्चंस और Yes, एनी sir. कमेंट्स और एनीथिंग? या somebody want to say something or should we end the session now? कुछ तो बोल दो यार, 5-6 लोग ही तो आप। Should we end? Yes sir, कोई क्वेश्चन नहीं है। Thank you, sir. If there is still any question, you can ask me on Friday. You know, Friday को class start करने से पहले 5 minutes you can talk about if any confusion or any doubts, right? Sure sir. Okay. Bye. Okay, thank you sir. Thank you, sir.